देवतुल्य आयु माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 795। दिन मंगलवार, तारीख 21 नवंबर 2023। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर ए के अग्रवाल साहब, अमित कुमार अग्रवाल साहब कानपुर से आए हैं, जो कि डायरेक्टर हैं सत्या हॉस्पिटल से। और इससे पूर्व में जब डॉक्टर साहब आए थे तो 129 था, और आज है 795। तो देखिए कितने आंकड़ा बना, 666, यानी कि 666 दिन के बाद आप आ रहे हैं, मतलब। तो ये भी एक आंकड़ा है। और आपकी इतनी बढ़िया रहा था प्रेजेंटेशन, उसको करीबन एट प्रेजेंट 510 लोग देख चुके हैं अब तक। तो ये एक कई मेरे पास फीडबैक भी आया, डॉक्टर साहब के बड़ा सही तरीके से समझाया, बड़ा इसका था। और डॉक्टर साहब ने जो पहले लिया था वो लिया था बढ़ती उम्र के साथ कैसे फिट रहें। और आज वो जो डॉक्टर साहब का जो टॉपिक है वो है घुटने के बारे में सब कुछ, ऑल अबाउट नी। यानी अगर देखा जाए तो घुटने हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम लोग खड़े होते हैं, चलते हैं। और वो कैसे ठीक रहें इसके विषय में बताएंगे। तो अब मैं ज्यादा समय तो आदरणीय एन के साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है, कानपुर से ही हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि दो शब्द आदरणीय डॉक्टर इकबाल साहब के विषय में कहें। आदरणीय साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अभी शर्मा जी। हम लोग स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर ए के अग्रवाल साहब का। आज से 2 साल पहले 4 सितंबर 2021 को आए थे। उनका जो एपिसोड था 129, और आज मोर देन 2 इयर्स वो आए। और मुझे याद है उस दिन हम लोग ने लास्ट में कहा था कि नी रिप्लेसमेंट पे हम लोग बात करेंगे अगले एपिसोड में। सर 2 साल में हम लोग के तो घुटने घिस गए, उसके बाद आप आए हैं आज। तो डॉक्टर ए के अग्रवाल साहब ने एमबीबीएस किया हुआ है, फिर एमएस किया हुआ है, एमसीएच ऑर्थो में है, और सब में गोल्ड मेडलिस्ट है। और कानपुर मेडिकल कॉलेज से किया हुआ है इन्होंने। एमबीबीएस में भी गोल्ड मेडलिस्ट और एमएस में भी गोल्ड मेडलिस्ट। और मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर साहब की वाइफ डॉक्टर मनीषा अग्रवाल, शी इज आल्सो एमएस, उनको गायनिक में है, और डीएनबी भी है, और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है, कहीं मुकाबले में कमी नहीं है। एंड दे आर रनिंग ए वेरी नाइस हॉस्पिटल, ये साउथ कानपुर की तरफ जरौली के पास है। बहुत अच्छा हॉस्पिटल इन्होंने बनाया, मैंने विजिट किया 2-3 बार। और और मिलने गया था बस, टचवुड किसी प्रॉब्लम लेके नहीं गया था, मिलने गया था। और बहुत अच्छा, उसमें निरंतर कुछ ना कुछ एडिशन करते जा रहे हैं। तो दैट वाज थिंग टू सी कि साउथ कानपुर में जो थोड़ा सा ऑब्सोलीट या कह लीजिए बाहर का एरिया, तो उसमें इन्होंने सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की हुई हैं। और विद सच ए कॉन्फिडेंस वहां पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बहुत पॉपुलर है डॉक्टर साहब, बिकॉज ऑफ हिज नेचर, बिकॉज ऑफ हिज क्वालिफिकेशन। और जो जो इन्होंने फैसिलिटीज वहां पे दी हैं, वो मतलब हार्ट ऑफ कानपुर में भी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि इनका जो ओटी था, ओटी के बारे में मेरे को याद है, सीजीएचएस में हम लोग के एक डॉक्टर थे, वो कह रहे थे जाके उनका देखो मॉड्यूलर, उनका ओटी कितना एकदम अपडेटेड है। तो इनकी ओटी के बारे में बहुत प्रशंसा सुनी थी। तो डॉक्टर साहब पूरी तरह डेडिकेटेड हैं। पिछली बार इन्होंने हम लोग को हाउ टू स्टे फिट इन एडवांसिंग एज में बताया था, एंड ही स्टार्टेड विद एनाटॉमी ऑफ द बॉडी। पूरा बॉडी के बारे में बताया, फिर हाउ टू फिट रिमेन फिट फिजिकली, मेंटली, और फिर कहा जाए सोशली किस तरीके से फिट रहे। और आज ये सिर्फ घुटनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब घुटनों के बारे में आप बताएंगे। हम बाद में घुटनों से नीचे यानी उस पैरों के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद घुटनों से ऊपर यानी कमर के बारे में भी बात करेंगे, पीठ के बारे में सवाल करेंगे आपसे। लेकिन आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। लग मोर देन 2 इयर्स, आज 795वां शायद एपिसोड है, और वो 129 था। इतने दिनों बाद आप आए हैं, हम आपका भरपूर उपयोग करना चाहेंगे। आप अपनी बात कहें। आपका बहुत बहुत स्वागत थैंक यू नेब साहब एंड शर्मा जी सर। आपने इतना ज्यादा एलोबरेट हमारे लिए बोल दिया, हालांकि आई डू नॉट हैज ऑल दोज क्वालिटी, आई डू नॉट हैव ऑल दोज क्वालिटी, लेकिन आपने बहुत सारी बात कह दी हैं। तो मैं विदाउट टेकिंग एनी टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट द टॉक। नेब साहब के बारे में तो क्या कहा जाए, जो लोग कानपुर के हैं वो जानते हैं कि ही इज द जेम ऑफ द पर्सन। और उनका इंट्रोडक्शन मैं पहले भी शायद कह चुका हूँ, वो इनकम टैक्स कमिश्नर से ज़्यादा ही इज फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑलवेज हर वक्त हेल्प करने के लिए आज्ञागर्णी रहते हैं। तो मुझे तो WHO की डेफिनेशन जो कंप्लीट हेल्थ की है वो इन्हीं से लगता है कि सारी इन्होंने ही अख्तियार की है। सोशल, मेंटल, फिजिकल वेलबींग केवल अकेले नहीं, हर तरह की वेल बीइंग के वो पूरी तरह से हकदार रहते हैं। तो दैट इज वाई इज वेरी वेरी पॉपुलर। तो मैं स्क्रीन को शेयर कर लूं अगर। यस, जी 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 सर, जी सर, कर लीजिए।
ऑल राइट, तो स्क्रीन शेयर करने के लिए मुझे परमिशन दे रखी है तो ऑल राइट। जी तो सर। एवरीथिंग अबाउट मी, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए मुझे लगने लगा है अभी ऑफ लेट। मैं जानता हूँ कि हम सभी लोग यहाँ पर नॉन मेडिकल लोग हैं, लेकिन घुटना इतना इम्पोर्टेंट हो गया आज की डेट में, तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट टू टॉक अबाउट द नी। और इतनी गूगल ने इंफॉर्मेशन दे दी है, सही और गलत, मतलब एक्चुअली तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इट इज अप टू अस कि क्या हम उसमें से पिक कर रहे हैं। शेयरिंग इज नॉलेज, और आपके इनपुट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो जब भी कोई टॉक करते हैं तो हम लोग दो फॉर्मेट फॉलो करते हैं, आइदर वी शेयर अवर इनपुट्स इन बिटवीन, और एट द एंड वॉट एवर सूट्स यू प्लीज डू दैट। तो आपकी इनपुट और इंफॉर्मेशन शेयर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मुझे आपकी इनपुट्स जरूर जरूर चाहिए। जैसा कि पहले भी बात हो चुकी है कि बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, लेकिन उन सब सिस्टम्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम, जो कि एक बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। जैसे कि किसी के घर का एक कहते हैं लोहा लाट घर बना है, एक स्ट्रक्चर है, और उसमें सारे बॉडी के और सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी हो, कार्डियो सिस्टम हो, जीआई सिस्टम हो, वो सभी इसी में हैंग करते हैं, एडियर होते हैं, या ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये जैसे किसी बैंक का स्ट्रांग रूम जैसी चीज है। जितना मजबूत ये सिस्टम होता है, उतना ही लॉन्जिविटी ऑफ द लाइफ रहती है, साथ ही साथ वो पेनलेस रहता है। और इस मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में मसल्स हैं जो कि इन्हीं बोन से जुड़ी होती हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं तो मूवमेंट होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं। और जब ये मूवमेंट होते हैं तो जब बिटवीन टू बोन्स, तो जॉइंट की जो कार्टिलेज है वो आपस में रब करती है। और ये सब इम्पोर्टेंट है इसलिए कि कार्टिलेज की हेल्थ, बोन की हेल्थ, मसल की हेल्थ, ये सब एक साथ हमको ठीक चाहिए अगर हमें पेन फ्री जिंदगी में रहना है। तो जैसा कि अभी नेब साहब ने बताया, शर्मा जी ने बताया, बिफोर द टॉक वी वर डिस्कसिंग कि लाइफ स्टाइल तेजी से बदल रहा है। साइकिलें गायब हो रही हैं, कारें हर घर में एक एक फ्लैट में दो दो तीन तीन चार चार हो गई हैं। आउटडोर स्पोर्ट्स गायब हो गए हैं, इंडोर में बदल गए। स्टेयर्स लिफ्ट में बदल गई। स्विचेज रिमोट्स में, ये संडे का सीन है, सभी लोग गोद में लैपटॉप रिमोट्स लिए और ड्रिंक लिए मैच देख रहे थे। इवन द थिंग्स, जो बटनें थी वो भी खत्म हो गई हैं। नाउ वी से एलेक्सा, हे सीरी, केवल वर्बल कमांड पे ही रह गया है। सो दिस इज अ डेवलपमेंट, एंड डू वी नो कि क्या इस डेवलपमेंट की कॉस्ट हम अदा कर रहे हैं। एक्चुअली दिस इज डी डेवलपमेंट, और ये एक रिसर्च में देखा गया कि जब भी हम कोई नया गैजेट घर में ऐड करते हैं तो पॉसिबिलिटीज है कि 3% आपका वेट और बढ़ जाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा भी मैंने देखा, तो जो कि मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर करें। और जब आपका वेट बढ़ जाता है तो डेफिनेटली घुटने पर उसकी लोड काफ़ी ज़्यादा आती है, और घुटने की कार्टिलेज भी काफ़ी तेज़ी से डैमेज होती है। बोन जो कि बहुत ही ड्राई लगती है, ऐसा लगता है कि जैसे लकड़ी का टुकड़ा है सच मायनों में। नेब साहब, मैं थोड़ा सा रुक रुक के बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी में बिल्कुल बोल रहा हूँ। मेरे नहीं ख्याल ठीक से है सर, बिल्कुल सर, कोई। हिंदी सबसे अच्छी भाषा रहेगी यहाँ पे जी। टॉक के लिए, मैं सोच। परफेक्ट, परफेक्ट है सर। तो बोन इतनी ड्राई लगती है, लेकिन ये एक्चुअली लाइव है। ये ड्राई का मतलब डेड नहीं है। और इसके अंदर पूरी तरह से ब्लड की वेसल्स जाती हैं, और ये इसकी सेल्स हर वक्त बदलती रहती हैं। एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी मिनट नई सेल्स आती हैं और पुरानी चली जाती हैं। और ये तीन चीजें इस बोन की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट हैं: कैल्शियम, विटामिन डी और फिजिकल एक्सरसाइज। अक्सर मैं बहुत हरीडली बोल रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि टॉक थोड़ी लंबी है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ। कैल्शियम और विटामिन डी, हम सभी जानते हैं कि बोन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रेदर मेन पार्ट हैं।
और अक्सर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कैल्शियम और विटामिन डी प्रिस्क्राइब कर देते हैं, टेस्ट करा के लाइए। तो यहाँ मैं एक जनरल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कब ये टेस्ट करने चाहिए और करने भी चाहिए कि नहीं, और क्या इन्फ्लुएंस लेना चाहिए। एक्चुअली होता ये है कि कैल्शियम वैसे तो हर जगह चाहिए, इट इज इम्पोर्टेंट एवरीवेयर, लेकिन इसकी जब भी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो ब्लड में एक बहुत माइन्यूट से अमाउंट में ये फ्लो करता रहता है। कोई भी शरीर की एक्टिविटी, चाहे हार्ट का पंप करना हो, हमारा बोलना हो, सांस लेना हो, हर चीज में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और अगर कैल्शियम का अमाउंट कम हो जाए तो बोन खुद अपने को डिसॉल्व करके उस कैल्शियम की भरपाई करती है, और इसलिए बोन ऑस्टियोपोरोटिक होती चली जाती है। बोन का ऑस्टियोपोरोटिक हो जाना यानी कि बोन का वीक हो जाना, जैसे मधुमक्खी के छत्ते जैसा या लकड़ी में घुन लग जाने जैसा, ये हमको जल्दी से पता नहीं लगता। इसलिए ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है साइलेंट किलर भी कहलाती है, और one of the biggest reason, it is in the top 10 reason of death today internationally. Osteoporosis is in top 10 list of cause of death. तो ये बहुत ही अलार्मिंग बात है। और ये दूसरी अलार्मिंग बात ये भी है क्योंकि इसकी कमी हो जाना हमको एहसास नहीं दिलाएगी, क्योंकि आपकी एफडी टूटती चली जा रही बैंक से, लेकिन आपका पर्स भरा हुआ है, पर्स में रुपए हैं, तो आपको खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, कैल्शियम वहां पर है। लेकिन आपकी अंदर की जो स्ट्रेंथ है, एफडी है, जो आपका डिपॉजिटेड मनी है, डिपॉजिटेड कैल्शियम फ्रॉम बोन, इज नाउ बीइंग एम्प्टी। तो इसे ऑस्टियोपोरोसिस पर बोलते हैं। 99% बोन में रहता है कैल्शियम। और जब ये बहुत वीक हो जाता है तो आपने देखा होगा एल्डरली एज में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, हिप में फ्रैक्चर हो जाते हैं, बहुत ही ट्रिवियल ट्रॉमा से। बाथरूम में स्लिप के कलाई की हड्डी टूट गई, जरा सा सीढ़ी से गिर गए तो हिप कूले की हड्डी टूट गई, टेम्पो पे बैठे थे धक्का ज्यादा लगा तो कमर में दर्द होने लगा, एक्सरे किया तो कमर का फ्रैक्चर निकला। तो दीज आर द साइंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। मैंने टेस्ट के बारे में इसलिए बात की थी, अक्सर वो डॉक्टर्स भी इन्फॉर्म नहीं रहते हैं और टेस्ट लिख देते हैं, और जब रीडिंग नॉर्मल आती तो खुश भी हो जाते हैं, अरे वाह विटामिन डी तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो शायद ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं है। विटामिन डी टेस्ट नहीं करना चाहिए इतनी जल्दी जल्दी, और अगर 3 महीने तक विटामिन डी की कोई भी गोली, लिक्विड कुछ भी खाया है तो विटामिन डी का रिपोर्ट बढ़ के आएगी। तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको मिस इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, इसलिए ट्रीटमेंट गलत डायरेक्शन में चल सकता है। ये अक्सर हम डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता, और विटामिन डी का टेस्ट हम लोग लिख भी देते हैं और उसकी रिपोर्ट के बेस पे ट्रीटमेंट भी डिजाइन कर देते हैं। इसी तरह से कैल्शियम पे वापस जाते हैं। कैल्शियम का लेवल कभी भी ब्लड में कम नहीं दिखेगा, केवल लोअर साइड में आ जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट है बात है। इसका मतलब ये कतई ना समझा जाए कि कैल्शियम एक्चुअली कम नहीं है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है, हालांकि ये डॉक्टर्स का काम है, आपको केवल सूचना दे रहा हूँ। थर्ड पिलर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज फिजिकल फिटनेस। कैल्शियम, विटामिन D3 एंड फिजिकल फिटनेस, दीज आर द 3 पिलर्स जिससे आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मजबूत रहेगा। और ये तीसरा पिलर है फिजिकल फिटनेस का। इसमें भी 3 चीजें, फ्लेक्सिबिलिटी जो कि योगा और एरोबिक्स से आती हैं, एंड्योरेंस जो कि वॉक, साइकिलिंग या कोई स्पोर्ट्स, रैकेट स्पोर्ट्स जो खेलते हैं उससे आती है, और स्ट्रेंथ जो कि जिम या वेट ट्रेनिंग से आती है। इसका एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है, अगर आप फॉलो करना चाहें, 3-33। दैट मीन्स कि 3 दिन हफ्ते में 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक करिए, 3 किलोमीटर कवर करते हुए, एंडुरेंस एक्सरसाइज हो गई। और 3 दिन वीक में 30 मिनट जिम ट्रेनिंग करिए, और 3 डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल्स उसमें इंक्लूड कर लीजिए, और हर दिन 30 मिनट तक योगा मेडिटेशन करें। तो ये हफ्ते में 6 दिन का ये शेड्यूल रखें, 3-33, दैट विल कीप यू फिट एंड फाइन ऑलवेज। बचता है संडे, संडे को ब्लैकआउट कर दीजिए, बिल्कुल वाइट हो जाइए, गेट मसाज, गो फॉर आउटडोर स्पोर्ट्स, पिकनिक, फॉर्म्स, गार्डनिंग, जो वॉट एवर जो मना करिए। तो दिस इज प्रोबली द बेस्ट वे टू लीड योर लाइफ फिटनेस के लिए।
इंसिडेंस ऑफ जॉइंट पेन बहुत तेजी से लाइफ स्टाइल में चेंजेस की वजह से बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, और इस ग्राफ में ये पता लग रहा है कि ना केवल नंबर बढ़ रहा है, बल्कि ना बजाय 60-70 की उम्र के बहुत ही यंग एज में भी लोगों को घुटने के दर्द, कमर के दर्द और जोड़ों के दर्द आ रहे हैं। बहुत सारी तरह की आर्थराइटिस हो सकती है, जैसे कि एक यहाँ गाउटी है, ल्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, लेकिन जो सबसे कॉमन है इस पे बात करेंगे वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि उम्र के साथ आने वाली गठिया, जिसमें कि ये नी जॉइंट आप देख रहे हैं ग्रेजुअली वो जो कार्टिलेज जो कि मूवमेंट में हमने कहा था कि पार्ट लेती है, वो घिस घिस के खत्म हो जाती, क्योंकि उसकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए, और आपकी फुल लाइफ 100 साल तक वो साथ दे। अल्टीमेटली दर्द शुरू हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भेज देते हैं, और ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं साहब अब ये खराब हो गई है कार्टिलेज, अब आपको ये नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, और इस तरह से उस खराब कार्टिलेज को हटा दिया जाता है और उसकी जगह ये स्टेनलेस स्टील या किसी मिक्स अलॉय के चमकते हुए स्टील के ज्वाइंट लग जाते हैं। जैसे कि अलाइनमेंट की अगर हम बात करें, अगर हम कार या बाइक भी चलाते हैं तो प्रॉपर अगर चलाएं तो एक्चुअली टायर डॉक्टर साहब थोड़ी साउंड अपना तेज कर लें थोड़ी। नैब साहब बता रहे हैं थोड़ी साउंड कम, थोड़ा कम है, साउंड कम है थोड़ा क्या सा। या नहीं, यहाँ तो ठीक है। कोई ठीक आ रही निमानी साहब का है मैसेज की साउंड कम आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ तो ठीक आ रही है। हाँ है? ठीक आ दूसरी रही है, ठीक आ रही ठीक है ठीक। ठीक आ रही, वॉल्यूम ठीक। ठीक, बिल्कुल ठीक है। ऑल राइट, मैं जोर से बोलता हूँ नहीं तो नहीं, ठीक। ठीक है। ऑल राइट, तो इसी तरह अगर अलाइनमेंट गड़बड़ हो तो ये घुटने के अंदर का फोटो है, ऑर्थ्रोस्कोपिकली लिया गया है, तो इसका भी टायर की तरह घिस जाता है और अंदर की नर्व एंडिंग्स खुल जाती, जैसे कि दीवार का अगर हम प्लास्टर तोड़ दें, घिस जाए तो अंदर जो पाइप है उसमें इलेक्ट्रिक वायर है वो एक्सपोज हो जाएगा, और जब आप टच करेंगे तो करंट की तरह दर्द लगता है। इसी तरह से नी जॉइंट भी घिस के पेन होने लगते हैं, और ये डिफॉर्मिटी आप सिंपल अपने जूते की हील देख के भी पहचान सकते हैं। अगर हील आपकी तिरछी घिस रही है जूते की तो प्रोबेबली आपको डिफॉर्मिटी है। अगर आप अपने घुटनों को शीशे के सामने देखें और अगर ऐसे देख रहे हैं, अंदर की तरफ झुक गए हैं, बो जैसे धनुषाकार हो रहे हैं, दैट मीन्स कि उसमें डिफॉर्मिटी है और कार्टिलेज आपकी एक तरफ की घिस गई है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसी बातें आपको टिप्स देने की जिससे कि बगैर डॉक्टर के चाहे भी आप बहुत सारी चीजें घर बैठे समझ पाएं और एक मैसेज ले पाएं कि कब आपको डॉक्टर के पास अब जाना इम्पोर्टेंट है या एक्शन करना है। और अगर आप एक्सरे लेते हैं तो इस तरह के एक्सरे में जॉइंट स्पेस कम दिखता है। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, जब जॉइंट स्पेस घिस जाता है और कम हो जाता है तो जब वजन हम, जो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हैं वो समझ सकते हैं कि जब एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर कम हो जाए, जो कि इसमें है, ये जो डॉट दिख रही गोल गोल, और पूरे बॉडी का वेट इस पॉइंट पे फोकस हो जाए तो कई गुना प्रेशर आ जाता है, क्योंकि प्रेशर जो है वेट अपॉन एरिया है। आपका 60 किलो वजन है और एरिया ऑफ कांटेक्ट पिन पॉइंट एरिया है डिफॉर्मिटी की वजह से। एक छोटी सी हाई टिबियल ऑस्टियोटमी सर्जरी होती है जो कि अलाइनमेंट को ठीक कर देती है, तो नी का पूरी की पूरी डिस्क कार्टिलेज फिर से पार्टिसिपेट करने लगती है। एक दरवाजा बंद कर दें, साउंड बहुत आ रही है। थैंक यू। हाँ, वेट बेरिंग में पार्ट लेने लगती है तो एरिया कई गुना बढ़ जाने पर सेम वेट होने के बावजूद पर स्क्वायर सेंटीमीटर वेट बहुत कम हो जाता है। ऐसे यूं समझिए कि अगर रोड किसी चीज के लिए डिजाइंड है इतने वेट के लिए, ट्रक के लिए, अगर उसमें हैवी ट्रक लोड हो जाए तो डैमेज हो जाती है। इसी तरह से कार्टिलेज भी है, और जब हम वो ऑफलोड कर देते हैं इस छोटी सी हाई टिबियल ऑस्टियोटमी जैसी सर्जरी से, और पूरे में वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये जो पॉइंट प्रेशर था, जैसे आप घर के में किसी कारपेट पे इसकी स्टूल रख दीजिए और उसकी टांग जहाँ होगी हटाएं तो देखें दब जाते हैं उसके वजह से।
और अगर हटा दें थोड़े दिन में आपके रेशे फिर से उगाते हैं, इसी तरह से कार्टिलेज पे से उगने लगती है और नी ज्वाइंट पेन फ्री हो जाता है। क्योंकि ये ऑपरेशन छोटा सा भी है, दूसरा घुटने पे नहीं किया जाता, घुटने के नीचे किया जाता है, तो किसी तरह के मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बैठ सकते हैं उकड़ू पालती मार के। जैसे ये लेडी है, इनका राइट नी आप देखिए, लेफ्ट नी अभी भी डिफॉर्म्ड है, राइट नी में छोटा सा ऑपरेशन करके ठीक कर दिया गया है एंड शी इज वेरी हैप्पी, नीचे भी बैठ रही हूँ। बहुत सारे ऑपरेशन मैं पिछले 30 साल में कर चुका हूँ और बहुत ही सक्सेसफुल रहते हैं। अगेन ये एक लेडी है जो कि घुटना मोड़ के आराम से पालती मार के हाई फिजियल ऑस्टियोटमी एसटीओ से डिफॉर्मिटी को करेक्ट करके कंफर्टेबली बैठी हुई है। कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं सोसाइटी में कि अगर ये सर्जरी हो जाती है तो शायद नी रिप्लेसमेंट हो नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। ये लड़की देखिए इस तरह की प्रॉब्लम से थी और नीचे आप राइट साइड में देखें तो वो बहुत ही अच्छे से डांस भी कर रही है। तो बहुत ही शानदार तरीके से जिंदगी इस डिफॉर्मिटी करेक्शन के बाद बीतती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब डिफॉर्मिटी के बाद नेक्स्ट लेवल पे बात चली जाती है और घुटने के दोनों कंपार्टमेंट डैमेज हो जाते हैं और तब शायद हमको घर बदलना ही पड़ता है या पूरा का पूरा डिमोलिश करके बनाना पड़ता है। वो जॉइंट घुटने का जो कि ईश्वर ने हमको 100 वर्ष के लिए दिया था, कार्टिलेज जो कि 100 वर्ष के लिए या फुल वन लाइफ टाइम के लिए दी थी, हमने अपने लाइफ स्टाइल में अपने मन से जो चेंजेस किए हैं उससे उसकी हेल्थ ठीक नहीं रही और वो बिफोर अवर फुल लाइफ गेट डिरेंज, फिर हमको इस पे ऑप्शन पे जाना मजबूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या ऐसे तरीके वो कौन है जिससे कि हम उसे पूरी फुल लाइफ चला पाए, यानी कि नॉन सर्जिकल ऑप्शन, जिससे कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े, सर्जरीज की जरूरत ना पड़े, अगर पड़े भी तो वो बिल्कुल लास्ट, ज्यादा से ज्यादा बड़ी एज में आए, अर्ली एज में ना आए। वो तरीके हैं एक्सरसाइज। अभी सही तरीका क्या है एक्सरसाइज का, ये मैं यहाँ पे मैं सभी तो सभी लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज इज ए गुड थिंग, मोर इज बेटर। लेकिन सही तरीका क्या है, जिनको घुटने के दर्द हैं या घुटने की आर्थराइटिस होने वाली है वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मुझे पता नहीं, सभी लोग म्यूट हैं शायद, लेकिन एक जनरल सेंस से मैं बता दूं कि क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा थर्स्ट आएगा नी कार्टिलेज पे, ये जंपिंग एक्सरसाइजेस जिनको नी की आर्थराइटिस है नहीं करना चाहिए। रनिंग के बारे में भी बहुत भ्रांतियां, लोग कहते हैं बड़े शौक से कि हमने ट्रेडमिल रखा है, कुछ लोग कहते हैं मैं डेली रनिंग पे जाता हूँ। तो व्हाट इज द आइडियल वे फॉर रनिंग? जिन लोगों के पास म्यूट बटन नहीं दबी हुई है, ऑन है, वो अपने व्यू दे सकते हैं। विच इज द बेस्ट वे टू रन? ये देखिए एक कपल दौड़ रहा है डेली रोड साइड एक फुटपाथ पे, बीच में एक ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं मिस्टर एंड दिस गर्ल इज रनिंग इन द फील्ड्स। Which one is better, sir? हाँ, वंस अगेन द सेम प्रिंसिपल। मैं समय को बचाते हुए आगे बढ़ जाता हूँ कि जो कपल दौड़ रहा है कंक्रीट में, इससे बहुत ज़्यादा नीचे से थ्रस्ट आ रहा है घुटनों पे जो कि घुटने को डैमेज करेगा। जो टीएमटी है, जो ट्रेडमिल है, वो भी वो बेटर है फ्रॉम कंक्रीट, लेकिन उसमें भी कुशनिंग इतनी स्प्रिंग इफेक्ट नहीं है जितना कि फील्ड, रॉ फील्ड पे जब आप दौड़ते हैं तो मिट्टी और घास कितना आपको कुशन देती है। यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप अच्छे शूज पहने और महंगे शूज पहने दौड़ते वक्त, अच्छे से इन्वेस्ट करिए और एयर सीरीज के जो जूते हैं जिनमें कि खूब सारा पीछे जेल जेल लगा है, और वो शूज पहने जिससे कि घुटने पे कोई भी थर्स्ट इफेक्ट ना आए। कॉमन एक्सरसाइजेज घुटने की ये हैं क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स, जो कि आप कुर्सी पे बैठ के घुटने को ऊपर उठाएं, होल्ड करें, पंजे को ऊपर खींचें, थोड़ी देर रोकें, फिर नीचे ले जाएं। इसको एक बहुत आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं।
अगर हम घुटने एंकल पे ये काली बेल्ट जैसी दिख रही है, इस तरह का कोई आधा किलो का वेट बांध लें, 250 ग्राम का वेट बांध लें, तो दिन भर अपनी एक्टिविटी करते रहें सामान्यतः, तो भी ये एक्सरसाइज होती रहेगी, आपको पता भी नहीं लगेगा और आपकी नी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। मुझे लगता है कि जो स्पेशली इन राजस्थान लेडीज बहुत एंकल पे वो कड़े क्या बोलते हैं चांदी के मोटे मोटे पहनती थी, तो शायद हमारे एंसेस्टर्स ने समझ लिया था ये सारा मेडिकल साइंस, और उन्होंने वो वही वेट्स प्रोवाइड किए थे जिससे कि वो डे टू डे काम करते रहते ही उनके घुटने मजबूत रहे। साइकिलिंग इज वेरी वेरी गुड। लॉस ऑफ वेट जैसे कि बात हो रही थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब 1 किलो वजन आपका बढ़ता है, कोई मुझे बता सकेगा कि कितना वजन घुटने पे आता है? अगर आपका वेट 70 से 71 हो जाए, 71 हो जाए तो डॉक्टर 7 to 10 kg, 7 to 10 kg। एक्सीलेंट, भाई शानदार, आपकी नॉलेज के लिए दाद दूंगा मैं। इट इज परफेक्टली परफेक्ट फिगर कि अगर आपका 1 किलो वजन बढ़ता है तो घुटने पे 7 गुना उसका लोड आता है। मीनिंग देयर बाय अगर आप अपना वजन 1 किलो घटा लेंगे तो आपका घुटना 7 किलो से रिलीफ महसूस करेगा। तो वेट रिडक्शन और द लॉस ऑफ वेट इज सच एन इम्पोर्टेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ नी आर्थराइटिस। तरीकों पे मैं बात नहीं करूंगा, आप सभी लोग जानते हैं क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या एक्सरसाइज करें, लेकिन बस इतना ही बताऊंगा कि एक्सरसाइज इज 30%, 70% इज इज डाइट। तो ये भी समझे कि केवल एक्सरसाइज से नहीं होगा, एक्सरसाइज प्लस डाइट से होगा। अभी कई बार बातें उठती हैं कि साहब ये कार्टिलेज आपकी डैमेज होना शुरू ही हो गई है, तो क्या करें, कौन सी गोली खाएं, खाएं कि ना खाएं? मार्केट में बहुत सारे कॉन्ड्रोइटिन, ग्लूकोसामीन की, एमवे की, मेडिकल की बहुत सारी दवाएं हैं, नेचर्ड कोलेजन है, प्लांट ओरिजिन बेस्ड मेडिसिन है, बोसीविला वगैरह। तो मैं बता दूं कि हल्दी में वो सारे गुण हैं जो इन दवाओं में हैं, और एलोवेरा में भी वो सारे चीजें हैं जो इन दवाओं में हम लोग मेडिकल में यूज करते हैं और भरते हैं उस कैप्सूल में। और फिर से वंस अगेन आई एम प्राउड ऑफ अवर इंडियन मेडिसिन सिस्टम एंड कल्चर। दे हैव मेड हल्दी सो इम्पोर्टेंट कि हर फंक्शन में, हर पूजा में, पाठ में हल्दी का इस्तेमाल हम लोगों के यहाँ होता है। कोई भी रिचुअल हो, धार्मिक हो, हल्दी इज देयर टू द एक्सटेंड कि अब तो मैरिज में एक पूरा हाफ डे फंक्शन ही होने लगा है हल्दी का। तो हल्दी को इम्पोर्टेंस देने के ये तरीके हैं। एलोवेरा अगर आप, तो जो कि बहुत ही रेडली अवेलेबल है, बहुत ही चीप प्राइस में, अपने घरों के गमले में लगा सकते हैं, आप उसे खा सकते हैं, मल सकते हैं घुटने पे, और ये मोबिलिटी आपकी जॉइंट को लुब्रिकेशन रखती है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात नॉलेज शेयर करूंगा आपसे। अक्सर डॉक्टर्स स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं आपको जल्दी से रिलीफ देने के लिए, आपको सजग रहना पड़ेगा। स्टेरॉइड एक डबल एजेड स्वॉर्ड है, क्योंकि जितना आपको फायदा कर सकती है उतना नुकसान भी कर सकती है। तो वन हैज टू अंडरस्टैंड व्हेन एंड वेयर इट शुड बी यूज। अभी एक हमारे हॉस्पिटल के पास नौबस्ता चौराहा, जो लोग कानपुर के जानते हैं, नेब साहब जानते हैं, वहाँ पे एक थर्सडे को वैन आती इसी तरह फूड ट्रक की तरह, और वो स्टेरॉइड की दुकान की तरह से बेच के चली जाती, 30 दिन की 30 पुड़िया। जो लोग खाते हैं वो ड्रग जैसे एडिक्शन की तरह से उसको हर महीने आके खरीदते हैं और आदी हो जाते हैं, और उनके चेहरे गोल हो जाते हैं, सांस फूलने लगती है, और उनकी लाइफ स्पैन धीमे धीमे कम हो जाता है। इतनी ज़्यादा घातक है। अभी एमसीआई ने एक वीडियो भी जारी किया था कि स्टेरॉइड बहुत घातक है, इसका अनएथिकल यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, आपके प्रिस्क्रिप्शन में कोई स्टेरॉइड ना लिखा हो। घुटने में इंजेक्शंस बड़े हेल्पफुल हैं। आर्थराइटिस में
और इसमें जो नई बात है वो है PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसमें कि ये पावर है कि वो आपके अंदर की कार्टिलेज को रीजनरेट करने लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपके घुटने को फिर से जिंदा करने का। ब्रेसिस के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं। मैंने अभी देखा कि मिस्टर वो जावेद अख्तर साहब ब्रेसिस का एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, किसी तेल का एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, एंड फ्यू इयर्स अगो, एंड नाउ ही इज ऑन व्हील चेयर। तो वो खुद इस्तेमाल करते हुए भी अपने घुटनों को नहीं बचा पाए। तो प्लीज कीप अवे फ्रॉम ऑल दी ब्रेसिस, दे आर ऑफ नो यूज। आप इनसे बचिए, अपने आप को बचाइए। केवल एक ब्रेस ये काम की है, लेकिन आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इसे इस्तेमाल ना करें। तो आप जनरल, जैसे लाइक ये टॉक जनरल है, तो आप ये मान के चलिए कि नो ब्रेस इज यूजफुल। कई बार इन सब के बावजूद ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाती है। बहुत सारी एंजाइटी रहती है कि कराएं कि ना कराएं, क्यों कराएं। भी तो मैं यूएस में था लास्ट लाइक जुलाई में, अभी 2 महीने पहले, एंड वाज वर्किंग इन सम हॉस्पिटल। तो वहाँ तो रेगुलर बेसिस पे, सॉरी ये फोन में बंद कर दीजिएगा। तो सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो बहुत सारी एंजाइटी गाइड और काउंसलर्स रखते हैं वो, जिससे कि वो उनको आंसर कर सके। कई पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं साहब कि ये जो ऑपरेशन क्यों करा लें, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं चल पाए तो मैं किस खेत की मूली हूँ। इतना अप्रेंशन रहता है, ट्रूली सो। बट द फैक्ट इज, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? इस फोटो में क्या दिख रहा है? टाइल्स लग रही है मेरे ख्याल से चलने वाली। One missing tile is being seen by everybody. या सो दैट इज दिस इज मिसिंग टाइल सिंड्रोम। एक जो मिसिंग टाइल है वो हजारों जो खूबसूरत टाइल्स लगी हैं उनको, उनकी ब्यूटी को छुपा लेता है। किसी को वो नहीं दिख रही और वो मिसिंग टाइल ही दिखती है। तो दिस इज द दैट इज हाउ अटल बिहारी वाजपेयी साहब का वो ऑपरेशन के रिजल्ट्स, या किसी और के एक आध जो रिजल्ट्स जो नहीं अच्छे लगे, वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखते हैं, जैसे कि वाइट चादर में एक डॉट सी लग जाए। और एनीवेज, तो खैर अप्रेंशन सर्जरी के बारे में होना बहुत ही लाजमी है और सभी को होता है। ये जैसे एक इम्पॉर्टेंट ये पिक्चर है, जैसे कि एक पेशेंट कह रहे हैं कि मुझे ताकत नहीं रह गई, हाथ के जोर से उठना पड़ता है, और पूछो दर्द तो नहीं, तो कहते नहीं दर्द नहीं, लेकिन चाल अजीब हो गई। तो प्रॉब्ली ये व्यक्ति नहीं है जिनके कि घुटने बदलने चाहिए। जबकि ये पेशेंट, ये व्यक्ति जो कहते हैं कि खड़े होने में, चलने में दर्द होता है, काम का हर्जा हो रहा है, छोटी भी दूरी दर्द की वजह से नहीं जा पाता हूँ। तो लोग कहते हैं 1 साल से मायके ही नहीं जा पाए, जो शक्ति नहीं गए, 2-2 गोलियां दर्द की खानी पड़ रही। प्रॉब्ली ये सेट ऑफ सिम्टम के लोगों को घुटना की सर्जरी की आवश्यकता है। तो when is the exact time when one should go for knee surgery? तो जब डेली रूटीन आपका इतना हैम्पर हो जाए बिकॉज ऑफ द पेन, पेन बढ़ जाए और डेली रूटीन उससे हैम्पर हो जाए और ये बैलेंस इस तरफ झुक जाए, तब दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड टेक वन शुड टेक द कॉल फॉर नी रिप्लेसमेंट और नी सर्जरी और अदर एनी सर्जरी। फिर जब बात इस पे आती है तो देन पहुंचते हैं पेशेंट डॉक्टर के पास, और फिर डॉक्टर कहते हैं मेरे पास ये इम्प्लांट है, टाइटेनियम है, ये है COCR वगैरह वगैरह। ढेरों कंपनी, जॉनसन एंड जॉनसन, डेप्यू, स्मिथ एंड नेफ्यू, और एवरी कंपनी क्लेम्स दैट ये दिस इज द बेस्ट। बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, हम गूगल करते हैं क्या लें क्या ना लें। बहुत सारे फीचर्स भी हैं हर एक इम्प्लांट में, किसी में कुछ फीचर, किसी में कोई फीचर, किसी में कहते हैं आपके लिए पर्सनलाइज जिग बन के आएगी, वैसे ही नहीं बदला जाएगा। कुछ कहते हैं, मैं जर्मनी में काम करता था तो कंप्यूटर से ऑपरेट करता था। कुछ कहते हैं नहीं, फीमेल का अलग है, मेल का अलग, बिल्कुल स्पेसिफिक है।
कई लोग ये क्लेम करते हैं कि मेरा इंसीजन बहुत ही तो ऐसा है कि इसमें फिजियोथेरेपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ कहते हैं कि बहुत ही छोटा इंसीजन है, कुछ सर्जन्स कहेंगे, और ऑफ कोर्स मिनी अट्रैक्ट्स, इंसीजन इतना स्मॉल है। बट इम्पोर्टेंट ये है कि वो इतना बड़ा होना चाहिए कि प्रॉपर ऑपरेशन कर दे। कुछ कहते हैं कि बैठ जाएं, उकड़ू बैठने वाला है, पालथी मारने वाला है। तो मैं हम लोग मेरा सत्या हॉस्पिटल है, तो ये पेशेंट का ही है हमारे, लेकिन वो बैठ सकता है, लेकिन ऑलवेज एडवाइस कि नहीं बैठे नहीं, उससे लोड ज़्यादा आता है। So we at Satya follow the principle of Kobe, who says that be simple and plain, be the best. फैंसी चीजें ज्यादातर अक्सर लॉन्जिविटी उसमें कम रहती है, और जब बहुत सिंपल एंड बेस्ट काम करें तो इस तरह से फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे आदमी ऑपरेशन के बाद चल पाता है हमारे यहाँ। प्लस अगर वो थोड़ी सी फिजियोथेरेपी अच्छे से कर लेता है तो आराम से वो सीढ़ियाँ ईलियाँ भी इंडिपेंडेंटली 1-2 महीने में चढ़ने लगता है। अगर कोई पतला है तो वो इवन स्क्वाट करके बैठने भी लगता है और पालथी भी मार लेता है। हालांकि वी डिस्करेज दीज काइंड ऑफ मूवमेंट्स आफ्टर नी रिप्लेसमेंट। बहुत सारे घुटने के लिए आते हैं पेशेंट्स। जब दीपावली है, रिलेटिव्स होते हैं, वो भी आपसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं, और डॉक्टर क्योंकि फैमिली फिजिशियन की तरह से हर एक सॉल्यूशन से एक्सपेक्टेड है कि प्लीज बताएं, चाहे किसी स्पेशलिटी का डॉक्टर हो। और बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि कब सर्जरी कराएं, नहीं कराएं, कौन सी सर्जरी कराएं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि थोड़ी बहुत नॉलेज हम सभी को होनी ही चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हम सभी सर्जन्स के पास सारे ऑप्शंस ऑफर करने के लिए नहीं। वॉट एवर प्रोसीजर वी हैव, वी कीप रिकमेंडिंग दैट प्रोसीजर। वॉरेन बफेट आप सभी ने नाम सुना होगा। वो ये कहते हैं, इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। मतलब बेवजह की चीजें घर में इकट्ठी ना कर लें। इसी तरह से ट्रीटमेंट, वही ट्रीटमेंट करें जो आपके लिए सूटेबल हो। इफ द ट्रीटमेंट इज नॉट मेंट फॉर यू, इफ यू टेक द ट्रीटमेंट यू विल बी इन ट्रबल। तो बी केयरफुल व्हाइल चूजिंग योर सर्जरी, क्योंकि हम लोग वी सर्जन सेल व्हाट वी हैव। आप इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि आई वॉज जस्ट लाइक, अभी रेल्स थी जुलाई अगस्त में ही, तो आई वेंट टू बाय अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला वाले ने अम्ब्रेला दिया। बगल में ही शॉप थी, तो उसने कहा अम्ब्रेला छोड़ो, रेन कोट ले जाइए, उससे पूरा पैर भी ढक जाएंगे। इवन दिस पन्नी वाला वाज सेइंग कि थोड़ी वाई टू वेस्ट मनी, दिस इज द बेस्ट। मीनिंग देयर बाय इज nobody bothered what suits you, everybody wants to sell their product. आई हैव बीन वर्किंग विद डॉक्टर ढोलकिया साहब बॉम्बे हॉस्पिटल में, बहुत ही प्रतिष्ठित और रिनाउंड ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, इंटरनेशनली नोन। और डॉक्टर इनके एक डिसाइपल मिस्टर डॉक्टर चित रानावत, जो कि अब तो यूएस में है। तो both of them, I'm lucky to I have worked with them for many years. They taught me that always sell what they need, not what you have. उनको वही ऑफर करिए जो उनके लिए सूटेबल हो। वो चीजें नहीं दीजिए कि जो आपके पास है। अगर नहीं है तो टेल देम क्लियरली, दिस इज द बेस्ट बट आई डू नॉट हैव। और हमेशा ट्रीटमेंट को कस्टमाइज करिए। जैसे ये दो सेट ऑफ लोग हैं, जिनको एक को इस तरह की लाइफ स्टाइल है, जमीन पे बैठना है, एक की ऑफिस लाइफ स्टाइल है, सेम ट्रीटमेंट दोनों के लिए जरूरी नहीं कि सूटेबल हो। तो व्हाट सूट्स टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हालांकि डॉक्टर का पार्ट है, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि हर एक ट्रीटमेंट हर एक को सूट नहीं करेगा। और ये टफ डिसीजन है, जब तक हम व्यक्ति की डिटेल में नहीं जाएंगे, डीप इस वो नहीं करेंगे क्या रिक्वायरमेंट है, ये पॉसिबिलिटी नहीं। ये मेरे हॉस्पिटल की पिक्चर है बाई, ये प्रेजेंटेशन कहीं और के लिए था तो इसमें है। तो हम लोग सत्या पे हॉस्पिटल में सारी ऑप्शंस रखते हैं। वी आर ए टीम ऑफ फ्यू ऑर्थोपेडिक सर्जन्स एंड फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट है लंबा सा। तो we keep good OT conditions which are ideal operation rooms,
नेब साहब ने अभी दो शब्द कहे भी थे यहाँ के ऑपरेशन रूम के लिए। मॉड्यूलर है, फुल्ली एयर फिल्टर होके आ रही है, HEPA फिल्टर लगे हुए हैं, 0.3 माइक्रोन के एयर हैंडलिंग यूनिट है, यूनी डायरेक्शनल एयर फ्लो है, एंटी बैक्टीरियल पेंट रहते हैं, कोई स्टोरेज नहीं रखते हैं, और 4 बार 4 जगहों से हर 15 दिन पे कल्चर भेजते हैं कि कहीं कोई बैक्टीरिया तो नहीं आ गया। अगर बैक्टीरिया आ जाता है तो ओटी क्लोज कर देते हैं। तो इससे बिल्कुल ही स्टराइल कंडीशन में वी ऑपरेट, जिससे कि इवन रूम जो पेशेंट का है वो भी स्टरलाइज कर देते हैं, इन्फेक्शन कहीं से ना आ जाए। तो जब इस तरह के प्रिकॉशन लेते हैं तो खराब से खराब घुटने जैसे इस लेडी के लगता है कि ठीक ही नहीं हो पाएंगे। आफ्टर द सर्जरी सेकेंड डे शी इज एबल टू वॉक। एक और ये लेडी है जो कि ऐसा लगता था कि उतना कहीं बाहर ही ना निकल जाए, चलती थी, ये हॉस्पिटल में गैलरी में चल रही हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद से ये नाइसली सी वॉकिंग, और अब तो घर ही चली गई थी और स्टेप वगैरह भी लेने लगी। तो दीज आर गुड रिजल्ट्स इफ यू टेक ऑल दोज प्रिकॉशन। क्योंकि हम लोगों के पास टीम है तो वी कीप ऑल एवरीथिंग, नी के बारे में जितने भी पॉसिबिलिटीज है वी कीप अंडर वन अम्ब्रेला, एवरीथिंग रेडी, whatever suits to any individual we do। ऑर्थ्रोस्कोपी भी एक इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है जो कि एक स्ट्रेटजिक विजन है, जैसे की होल सर्जरी है, बगैर ब्लीडिंग के दूरबीन जैसा पतला सा कैन्यूला डाल के चीजों को ठीक करते हैं। ज्यादातर लिगामेंट इंजरी में ये काम आता है, जैसे कि स्पोर्ट्स इंजरी में टूट जाने पर, घुटने में और कंधे में। मीनिंग देयर वाइज की स्विच टू हाई टेक्नोलॉजी फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से एडवांस हो रही है, तो ट्रीटमेंट में उसका पूरा फायदा उठाने की चेष्टा होनी चाहिए। दिस बॉयज फ्रॉम शर्मा जी आपके इलाके से है, एनसीआर से है, कंप्यूटर इंजीनियर, स्पोर्ट्स करता था, चल नहीं पाया, फिर आफ्टर वही ऑर्थोस्कोपी सोफिट एंड जंप कर रहा है, तो इट इज ओवरनाइट ठीक हो जाता है ऑर्थोस्कोपी से, हॉस्पिटल स्टे नहीं रहता, ओपीडी प्रोसीजर रहता है। लेकिन अल्टीमेट पर्पज यही है कि ट्रीटमेंट इज नॉट सेम इन ऑल सिचुएशन। एवरी पेशेंट, हर बॉटल का अलग ओपनर है, स्पेसिफिक ओपनर है, वैसे ही हर एक व्यक्ति का ट्रीटमेंट बहुत ही स्पेसिफिक है, और ये सर्जन की जिम्मेदारी है कि उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक व्यक्ति को चुने और वही ऑफर करें। अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो प्रॉब्ली विल मेक का लाइफ बेटर, फिट एंड एंजॉयबल। तब तक हम उसे रोक के रख सकते हैं। कौन से वो तरीके हैं जिनसे मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ को बेटर रख सकते हैं? बेस्ट ये है कि सर्जरी से बिल्कुल दूर ही रहना है, और अगर हम सजग हैं तो शायद ऐसा कर ही पाएंगे। लेकिन फिर भी सीनियर एज ग्रुप में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो इफ वी हैव ए जनरल बेसिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट देन प्रॉब्ली वी कैन एंजॉय द लाइफ बेटर। तो मैंने जल्दी से इसीलिए बात को ख़त्म किया है, जिससे कि हम आपकी नॉलेज और आपके व्यूज को शेयर कर पाएँ। थैंक यू एंड विश यू वेरी वेरी हेल्दी एंड रोजी लाइफ फॉरएवर। मैं आपसे सुनना चाहूँगा नेब साहब और शर्मा जी, प्लीज सभी लोगों से कि आपके क्या व्यूज हैं, आपकी कोई क्वेरीज हो तो डिस्कस करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं हम लोग, जो शेयर स्टॉप। स्क्रीन, हाँ स्क्रीन जो है। नेक्स्ट सब मेरे ख्याल से सबकी एक एक करके वो ले लीजिएगा, जो है ना, एक एक करके जो क्वेरी जिन लोगों की हैं। जी नहीं, क्वेरीज तो सब लोग, अभी एक मैसेज भी था कि फ्रोजन शोल्डर के बारे में भी डॉक्टर साहब अगर थोड़ा सा बता दें। हालांकि मुझे याद है पिछली बार भी उनसे पूछा गया था, उसमें भी उन्होंने बताया था फ्रोजन शोल्डर के बारे में कि क्यों होता है, और लेकिन आज फिर उसको रिपीट कर दें इसके बाद ही। डॉक्टर साहब आपने जो अभी नॉलेज दी है नी के बारे में, और द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड इट, द वे यू आर डूइंग इट, इट मेस्मराइजिंग। मुझे तो बहुत अच्छा लगा देख के, हर एक की चीज को आपने बड़े प्यारे ढंग से बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया कि क्या एग्जैक्टली होता है। कोई चीजें हम लोग को नहीं भी पता थी, वो भी क्लियर हो गई। आई विल नॉट वेस्ट द टाइम, बस थोड़ा फ्रोजन शोल्डर के बारे में बता दें। एक मैसेज था, उसके बाद फिर वी कैन इनवाइट द क्वेश्चंस एंड समथिंग।
ये मनोज जी शर्मा जी हैं, एडवोकेट हैं, आगरा से हैं, ये सेक्रेटरी, आप जानते हो मैंने तो इनको, मनोज जी को। जी जी हाँ जी सर, मनोज शर्मा जी का क्वेश्चन है। जी जी फ्रोजन शोल्डर एक फ्रोजन शोल्डर जैसा नाम बता रहा है, तो सबसे पहला उसका आइडेंटिफिकेशन फीचर है कि हाथ पूरा नहीं उठता। जैसे ये हाथ पूरा उठ रहा है, ये इतना ही उठ रहा है। ये हाथ पूरा पीछे जाएगा, जिसमें फ्रोजन है वो पूरा पीछे जाने में दर्द करता है। अक्सर रात में दर्द ये बढ़ जाते हैं और बहुत ज्यादा असहनीय तकलीफ दे, नींद को डिस्टर्ब करने वाले लक्षण सिम्टम आते हैं। ट्रीटमेंट में क्विकली इसे समराइज कर रहा हूँ, इसलिए ट्रीटमेंट में दो तीन चीजें हैं। इसकी वजह पहले समझ लें। वजह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है, कार्डियक हो सकती है इलनेस, ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है। चार चीजें हो सकती हैं और पांचवी हो सकता है कोई भी चीज ना हो इनमें से। तो अगर पहली चार चीजें हैं तो उन्हें दूर करें अपने डॉक्टर को दिखा के। फिजियोथेरेपी इज मस्ट, फिजियोथेरेपी और हीट, लोकल हीट। और ये काफी समय लेती है, जो सबसे तकलीफ देने वाला इसमें पार्ट है कि ये मंथ्स टुगेदर लेती है और आदमी परेशान हो जाता है कि क्या करे, इतने टाइम लग रहा है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। स्पेसिफिक दवा है जो कि मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि कहीं मिस यूज ऑफ मेडिसिन ना होने लगे, लेकिन इंट्रा आर्टिकुलर शोल्डर के इंजेक्शन जैसे मैंने पीआरपी का बताया था, वो डॉक्टर देख के लगा दे तो एकदम ज्यादा। आज ही एक मथुरा से पेशेंट आए थे और फ्रोजन शोल्डर से ही आए थे, मैंने उनको इंजेक्शन वेरी वेरी है। तो वो बहुत ही जादुई करिश्मेटिक रिजल्ट आते हैं उससे, और परेशान करने वाली इस बीमारी को बहुत तेजी से ठीक करते हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। और अगर नी के बारे में कोई कुछ पूछना चाहे तो डॉक्टर साहब की, आज नी के बारे में स्पेशली स्पेसिफिक एक हम लोग का सेशन था आज। ये विलास जी हैं, नागपुर से हैं, इनका कोई प्रश्न है क्या? विलास घाट से, आप नागपुर से आए हैं। मुकेश नेवानी साहब सिलीगुड़ी से हैं। मैं तो आपके पार्टी से सर फ्रेंड्स। मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी जगह पे मैंने ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली बाहर से मैं नागपुर। हाँ बोलो विलास जी, सर जैसे। ने बोला तो जी। सर मैं ये कहना चाहता था कि कैल्शियम की हम्म होने के बाद में कैल्शियम की कौन सी मेडिसिन हमें रेगुलरली लेना चाहिए। ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने पूछा है। कैल्शियम, पहली बात तो ये समझिए, मैंने क्योंकि समय उतना ही है और नॉलेज को शेयर करने की एक लिमिट है, तो ये मान के चलिए कि हम डाइट से कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारी पर डे की रिक्वायरमेंट कैल्शियम की पूरी नहीं होती है। इंडियंस में कैल्शियम लगभग 400 मिलीग्राम पर डे कम रह जाता है। 40 साल की उम्र के बाद सभी लोगों को रेगुलर एक कैल्शियम की टैबलेट लेना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट, कई केमिकल कंपाउंड में कैल्शियम अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट जिसमें कि 1250 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो, वो सबसे इफेक्टिव और सबसे सस्ता कॉस्ट में है, जिसे कि आप रेगुलर लेते रह सकते हैं। बहुत सारे ट्रेड नेम्स में अवेलेबल है, लेकिन आप अगर उसके केमिकल कंपोजिशन में जाएं तो कैल्शियम कार्बोनेट और 1250 होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 500 में भी आता है। वैसे इसमें कैल्शियम में क्या ऐसा है कि जो थोड़ी सी सस्ती क्वालिटी की होती है वो अपना कहीं किडनी पे या कहीं पथरी में बनाने का काम करती ये है? भी बहुत इंपॉर्टेंट भ्रांति है। मैं बता दूं कि जो स्टोन्स होते हैं वो यूजली ऑक्सलेट्स के या किसी और केमिकल मिनरल के होते हैं, जबकि जो हम सप्लीमेंट लेते हैं वो या तो कार्बोनेट के फॉर्म में लेते हैं या दो और फॉर्म में लेते हैं, वो स्टोन्स नहीं बनाते। तो ये अक्सर मेरे हमारे यहाँ भी हम्म, पेशेंट्स आते हैं कहते साहब मुझे तो स्टोन है, कैल्शियम कैसे खाएं? तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। वो अलग अलग चैनल है, जैसे दिल्ली में इतने हाईवे बने हैं, अगर आपने एक कोई लेफ्ट रूट ले लिया तो सीधे ईस्ट पेरिफेरल रोड पे निकलेंगे, दूसरे रूट पे टक्कर नहीं होगी। तो इसी तरह से कैल्शियम फॉर्मूले जो खाने वाले हैं और स्टोन बनाने हैं, दो अलग हाईवेज हैं। डॉक्टर एक चीज बताइए, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसे कुछ बोनी ग्रोथ हो जाते हैं, जैसे कैल्केनियम स्पर हो गया,
हील के नीचे सब। कैल्शियम की अधिकता से होता है या इट इज नेचुरल प्रोसेस? बहुत ही जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक तरफ तो कह रहा है ग्रोथ है, ग्रोथ का मतलब चीज बढ़ रही है, हम्म। कैल्शियम बढ़ने से होता होगा, लेकिन एक्चुअली ये कैल्शियम बढ़ने से नहीं, कैल्शियम घटने से है। ये अच्छा। खून की क्वालिटी वीक हो जाने से, कमजोर हो जाने से, जो शुरुआत में हम लोगों ने बात की कि हड्डी से कैल्शियम निकलता जा रहा है ब्लड पर्स में रुपए डालने के लिए, मेंटेन करने के लिए, तो बोन हैज बिकम ऑस्टियोपोरोटिक और सॉफ्ट। तो बॉडी जब आप चलते हैं तो उसके वेट से वो डी शेप होके नुकीली हो जाती है। हम्म। इट इज बेसिकली पुअर मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ का साइन एंड सिम्टम है कैल्केनियल स्पर्ट, जो कि कैल्शियम विटामिन डी की कमी से होता है। और जब आप सुबह उठ के खड़े होते हैं तो एक कांटे जैसी चुभन देने लगता है। तो ये कैल्केनियल स्पर्ट में मेरा एक सत्या हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल भी है, अगर आप लोग देखना चाहें तो उसमें ये कैल्केनियल फ्रोजन शोल्डर अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे, उनमें आपको बहुत सारी डिटेल इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। लेकिन कैल्केनियल स्पर्ट अभी आपने जैसे पूछा, तो इट इज द सिम्टम एंड साइन ऑफ पुअर बोन एंड जॉइंट हेल्थ। और इसका ट्रीटमेंट में अच्छे से विटामिन डी और कैल्शियम और भी चीजें हैं, लेकिन वो भी सबसे महत्वपूर्ण है। ये विनोद त्रिपाठी साहब कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आपसे, डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं विनोद त्रिपाठी दिल्ली से। आपका लेक्चर बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा, उसके लिए धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न है कि पिछले 3 महीने से लगभग मेरे पैर का अंगूठा जहां ज्वाइन करता है पैर को, वो हड्डी बहुत तेजी से लगभग 1 सेंटीमीटर तक ऊपर आ गई, जिससे चलना मुश्किल हो गया। यह किसी चीज का साइन हो सकता है क्या? ऊपर आ गई? बल्ज कर गई, जैसे आप जूता नहीं पहन सकते, जो मुड़ता है ऊपर की तरफ, वो मुड़ नहीं सकता। कहीं आप हेलक्स वेलगस की बात तो नहीं कर रहे हैं? मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद ये डॉक्टर साहब अंगूठा टेक्निकल डिफॉर्म, टर्म तो मुझे नहीं मालूम है। ये देखिए मेरा हाथ अंगूठा, अगर कहीं ये अंगूठा आपका ऐसे तो नहीं हो गया है, ऐसे चढ़ गया हो, छोटी बगल वाली उंगली के ऊपर चढ़ा जा रहा है? नहीं नहीं, तिरछा नहीं हुआ है। अंगूठा जहां ज्वाइन करता है पैर को, कहिए तो मैं आपको कैमरा रिवर्स करके दिखा दूं। हाँ दिखा दीजिए। ये देख रहे हैं, ये जो पोर्शन होता है, ये दिस वन, यहां से जो पैर अंगूठा ज्वाइन करता है पैर को, ये पोर्शन। अंगूठे के पीछे हड्डी सूज गई, ऊपर हो गई। तो ये अक्सर, मतलब मैं कह नहीं सकता, लेकिन काफी हाई चांस है कि यूरिक एसिड बढ़ गया हो आपका। तो आप यूरिक एसिड टेस्ट करा लीजिए। अगर यूरिक एसिड डॉक्टर साहब टेस्ट कराया था, उसमें कुछ नहीं, वो नॉर्मल। ठीक है। कोई उस वक्त मेडिसिन तो नहीं ले रहे थे आप? ना, और ये दोनों पैर में है, राइट लेग में थोड़ा ज्यादा है, लेफ्ट में थोड़ा कम है। हाँ, तो यूरिक एसिड कोई विदाउट मेडिसिन ले रहे थे, खाली पेट दिया था सैंपल? हाँ। और कोई दवा नहीं खा रहे थे उस वक्त? कोई दवा नहीं, हमारी तो कोई भी दवा नहीं चलती किसी भी नहीं, चीज। दर्द की दवा लेके तो नहीं यूरिक एसिड टेस्ट कराया? ना 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 ना। ओके, तो फिर आपको किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलिए। अब रूमेटॉयड मैं अपोलो में मिला था, तो उन्होंने कहा कि देखिए नॉर्मल कोर्स में नॉर्मली अगर हड्डी बढ़ गई तो ठीक नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए, गर्म पानी से कर लीजिए, अल्टीमेटली इसको ऑपरेट करा के इसको चीज ऑफ करना पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा इस पे डाउट है कि वो ऑपरेट कराना पड़ेगा। मैं यही कर सकता हूँ कि आपको इंडिविजुअली, आप मेरा नंबर लिख लीजिए 941505 एक मिनट, 52। एक मिनट, बोलिए डॉक्टर साहब। 941505 51052। ठीक है डॉक्टर साहब। कल आप 11 बजे फोन करिएगा, तो मैं आपको वीडियो से डिटेल देख के आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बता दूंगा, तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जानी चाहिए। ये ऐसा मेरा अनुभव। ठीक है डॉक्टर साहब, कल मैं आपको शर्मा जी का रेफरेंस दे दीजिएगा, हो सकता है ठीक है, सेक्रेटरी फोन उठाएगी तो हो सकता है आप बता दीजिएगा कि कल जो लेक्चर था शर्मा जी का रेफरेंस आप बोल रहे हैं। ठीक 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 ठीक। हमारे बीच में जितेंद्र मोहन चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरठ से हैं सर। जी जितेंद्र मोहन जी, अनम्यूट कर लीजिए जितेंद्र जी।
सॉरी। हाँ सर, नमस्कार सर। मैं ये कह रहा था कि जैसे कैल्शियम की भरपाई करने के लिए क्या हम मखाने वगैरह यूज कर सकते हैं? क्या वो सप्लीमेंट की तरह काम करता है या नहीं करता सर? हाँ, कैल्शियम के बहुत सारे रिच सोर्सेज हैं। जी ड्राई फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स और मखाना भी। लेकिन ये देखा गया प्रैक्टिकली कि आप जितना खाते हैं अमाउंट पर डे, जी। वो इनसफिशियंट रह जाता है जितनी जरूरत है। ओके। आप मखाने की भी एक लिमिट है ना, आप दिन भर मखाने थोड़ी खाएंगे। बिल्कुल सही है। तो आप वो लेते रहिए जो भी कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज हैं, लेकिन एक टैबलेट खा लीजिए यार। सभी लोग 40+ दिख ही रहे हैं यहाँ पर। सर सर। तो जस्ट टेक ए टैबलेट कैल्शियम कार्बोनेट की, सिंपल। जी ठीक है। 5 रुपीज की टैबलेट आएगी, 4-5 रुपए की, एक डेली खा लीजिए, फिनिश। हाँ। दिमाग में इतना तनाव क्या लेना। सर शुगर के साथ कुछ कैल्शियम का नुकसान ज्यादा होता है? नो। हाँ, ये सारे डाउट्स जो मिथ्स हैं वो प्लीज क्लियर करिए। जी जी। बिल्कुल अंदर मत रखिए मनों में। सब लोग प्लीज, सभी से गुजारिश है, कोई भी मन में प्रश्न आए ये ना सोचिए कि ये खराब प्रश्न है या अच्छा प्रश्न है। अभी तुरंत पूछ लीजिए डॉक्टर इमीडिएटली। साहब थोड़ा सा ना कैल्शियम के साथ विटामिन डी का भी बता दीजिए कि ये भी बहुत राइट। जरूरी है। पिछले लेक्चर में था आपके, आपने काफी डिटेल में बताया था। जी, दोबारा बता दीजिए इसको थोड़ा सब। समय की लिमिटेशन थी, इसलिए इस बार मैंने बहुत तेज रन कर दी चीजें। नहीं वो ठीक किया वो तो। विटामिन डी का भी यही हाल है। विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है सन। और सन हमारी, लकली हमारे भारत देश में बहुत ज्यादा है, खूब सारा सन है। पूरा यूरोप और जितने डेवलप कंट्री, जब तो बेचारे गुड मॉर्निंग इसीलिए करते ही हैं कि जब सन आ जाता है तो मॉर्निंग गुड हो जाती है उनकी, और हमारी तो हमेशा मॉर्निंग गुड ही रहती है। प्रॉब्लम ये है कि हम सन से अपने को बचाने के लिए कभी अम्ब्रेला, कभी गॉगल्स, कभी सन स्क्रीन, और एसी, और कार एसी, और मतलब सन कहीं छू ना जाए, तो इतना बचते हैं। लेडीज पूरी सारी से कवर्ड हैं। तो विटामिन डी, सन की प्लेंटी होने के बाद भी हमारे बॉडी में सन विटामिन डी कम रह जाता है। तो हमें विटामिन डी को भी डेली सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। इसीलिए अब कैल्शियम की टैबलेट्स ऐसी आ गई हैं मार्केट में, जिनके साथ पर डे की रिक्वायरमेंट से थोड़ा ज्यादा रिक्वायरमेंट वाला विटामिन डी भी जुड़ा हुआ है। तो आपने इतना अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ दिया, मुझे ये मौका मिल गया बताने का कि आप वो टैबलेट चुन लें जिसमें कैल्शियम प्लस विटामिन डी दोनों एक साथ है, और बस एक ही गोली खानी है अभी दिया। ऑफ कोर्स डॉक्टर फिर साहब से इसका मैं कहूंगा सैशे भी कि मिलता है, सैशे 6000। अभी इस पे आता हूँ, लेकिन फिर से आप सोचिए कि, और प्राउड करिए अपने एंसेस्टर्स पे, अपने कल्चर पे। हर अमावस्या, कोई भी त्योहार हो, गंगा स्नान, नदी स्नान, नहर स्नान, पर्पज ही यही था मुझे लगता है कि धूप लगे पूरे शरीर में खुल के और विटामिन डी बने। अभी वो सब बंद ही हो गए। हम लोग कहते हैं "गंगा का पानी ठीक नहीं है, घर पे ही नहा लेते हैं"। विटामिन डी कहाँ से बनेगा? सॉरी, आप कुछ कह रहे थे जी। वो सैशे एक मिलता है कि जी 6000 यूनिट? राइट, वो सैसे की आपको जरूरत नहीं है अगर आपको डेफिशिएंसी नहीं है तो। अच्छा। अगर कमी नहीं है, रेगुलर में फिटनेस की बात करूं, प्रतिदिन जैसे आप खाना खा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, तो प्रतिदिन की जरूरत उस टैबलेट से ही पूरी हो जाएगी। जिनको विटामिन डी एक्चुअल कम हो गया है, वो शैशे हफ्ते में एक बार ले ले, और वो भी 12 शैशे के बाद बंद कर सकते। ठीक। थैंक तो मेंटेनेंस के लिए एक टैबलेट काफी है। शैशे इज फॉर द डेफिसिट, फिक्स डिपॉजिट को भरने के लिए। सर कैल्शियम कार्बोनेट 1250 वाला सर, उसमें विटामिन डी भी होता है या उसके लिए कुछ साथ? जी जी, आप उसे केमिकल कंपोजिशन को पढ़ेंगे तो जिसमें जी। विटामिन डी भी लिखा हो वो वाला ले लीजिए। तो कैल्शियम ओके। कार्बोनेट प्लस विटामिन डी का कॉम्बिनेशन मेजॉरिटी ऑफ कैल्शियम में अब आने लगा है। ठीक है सर, थैंक इसमें डॉक्टर सीसीएम की जो टैबलेट आती है वो ले सकते हैं, सीसीएम आता है। प्लीज सी, सॉरी, मतलब किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम मैं नहीं लेना चाह रहा था। हम्म, प्रोबेबली सीएम में शायद विटामिन डी नहीं है। अच्छा। प्लस वो केवल 200 मिलीग्राम है। और एक चाइल्ड डोज, आपसे हम कहेंगे 5 गोली खाओ तो आप कहोगे यार पूरा घर ही बीमार हो गया। So per day 5 is impractical to take. So please take
1250, जिसका कि एलिमेंटल कैल्शियम 500 होगा। तो आप ज़्यादा कैलकुलेशन किए बगैर सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट 1250 प्लस विटामिन डी जिसमें जुड़ा हो, कैल्सीरॉल हो विटामिन डी का नाम। तो विटामिन डी नहीं लिखा होगा उसमें, कैल्सीरॉल लिखा होगा, अल्फा कैल्सीट्रॉल लिखा होगा। ठीक। तो बस ये दो का कॉम्बिनेशन लीजिए, नहीं तो आप सीधे मुझे फोन लगाई पूछिए खा ले खाना, हम बता देंगे। फोन नंबर मैंने बता ही दिया आपको। जी जी 11 बजे आप जम के डिस्टर्ब करिए मुझे, मतलब फोन कर दीजिए। 11 बजे के बाद आप फोन कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे सर विटामिन डी के जैसे जिन लोगों को डायबिटीज होती है तो आफ्टर 6 मंथ के बाद एक इंजेक्शन लगवाना चाहिए, तो ये जैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं किस चीज का? विटामिन डी का इंजेक्शन। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। जैसे आपने पूछा शैशे का, तो शैशे भी डेफिसिट को करता है। इंजेक्शन तो बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी मिल जाता है उसकी, उसमें स्ट्रेंथ 6 लाख यूनिट होती है, जो कि बहुत ज्यादा है। प्लीज नहीं, ऐसा नो सॉरी, बिल्कुल इंजेक्शन कोई कहे नहीं लीजिए, कतई नहीं। इंजेक्शन रिकेट के बच्चों को दी जाती है, रिकेट्स जिसमें कि जन्मजात विटामिन डी की इतनी डेफिशिएंसी हो जाती है कि हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। तो इंजेक्शन नहीं, नो वैसे फॉर एक इंजेक्शन। एक पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि ना अभी मैं पीछे दोनों बाहर गया था रामेश्वरम, तो जब लौटा तो 14 को मुझे साइटिका और स्लिप डिस्क हो गई। साइटिका और स्लिप डिस्क हुई, जो कुछ तो मेरे अपने कारण से भी हुई। तो जैसे बाई एयर गया तो पीछे मेरा पर्स रखा हो, तो उससे मतलब मूवमेंट 3-4 घंटे का हो गया। या जैसे हम लोग अपनी होटल में गए तो ब्रीफ केस को उठा के ऊपर रख दिया। तो कुछ तो कारण हमारे यहाँ, परंतु उसके बाद 2 महीने तक बिल्कुल प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त रही। फिर बाद में इन्होंने स्टेरॉइड दिया, मतलब वो स्टेरॉइड देने से जो है रिमूव तो हुआ, और उनकी भी मेरे ख्याल से मजबूरी रही होगी स्टेरॉइड देना, डॉक्टर्स की भी मेरे ख्याल से। और वो कई बार प्रॉब्लम्स उसकी बाद में और देखी गई, मतलब अब जैसे। देखिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। डिस्क जो रीढ़ की हड्डी कई सारे बोन से बनी है, और उसके बीच में जो सॉफ्ट टिश्यू है डिस्क है, वो अपनी जगह से स्लिप होके बगल में जो इलेक्ट्रिक के वायर जा रहे हैं करंट लेके, उसको टच करने लगती है, तो पैर की तरफ दर्द होना शुरू हो जाता है सियाटिका के फॉर्म में, और वो डिस्क है। ये होता क्यों है ये समझने के लिए मैं फिर से जाऊंगा वही मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। अगर आपका मजबूत है तो ये बीच का सॉफ्ट टिश्यू बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि वो एक कैप्सूल में बंद है। वो कैप्सूल इतना वीक हो गया है कि जब आप कंटिन्यूअस फ्लाइट में बैठे रहे एक पोजीशन पे, तो वो पानी का गुब्बारा फट के उधर से पानी निकल गया। पानी का गुब्बारा फटना नहीं चाहिए था, उसकी वॉल थिक होनी चाहिए थी जनरली, अगर आपकी मस्कुलोस्केलेटल है। लेकिन अब फट गई, डिस्क हो गई, अब आप उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो हाँ, जब ऐसा हो गया है तो आपको आगे झुकना मना हो जाएगा, वजन उठाना मना हो जाएगा, लोकल हीट शॉर्ट वेव डायथर्मी वाली फिजियोथेरेपी होगी, पेन है तो पेन की दवा दी जाएगी, फिर भी नहीं रिलीव हो रहा है तो स्टेरॉइड दिया जाएगा। लेकिन जब ठीक हो जाए तो आपको बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, कैल्शियम और विटामिन D3 लेके वापस मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ को ठीक करने का एफर्ट्स करना चाहिए, जिससे ये इंसिडेंट दोबारा ना रिपीट हो। ठीक है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर किसी साहब को? हाँ, मैं दो सवाल पूछ रहा था डॉक्टर साहब से। एक तो डॉक्टर साहब, ये डीजेनरेशन ऑफ बोन्स क्या, इसको थोड़ा सा बताएंगे, ये क्यों होता है, कैसे होता है, लॉस ऑफ कैल्शियम या एनीथिंग एल्स? जी, जैसे कि आपको बहुत ही सिंपल सा, जैसे कि हमारे हेयर्स हैं डेली गिरते हैं और डेली नए उगते हैं। अगर गिरने की स्पीड उगने की स्पीड से कम हो जाए, बढ़िया घने बाल रहेंगे, और अगर गिरने की स्पीड बढ़ जाए और उगने की कम हो जाए तो हम बाल्ड हो जाएंगे। इसी तरह बोन में रीजनरेशन यानी नई कोशिकाएं, नई सेल्स डेली जो बन रही हैं, उनकी नंबर कम हो जाए तो धीमे धीमे बोन वीक होने लगती है, और इसको ऑस्टियोपोरोसिस, एक लिमिट के बाद उसको पहले ऑस्टियो मलेशिया कहते हैं, फिर ऑस्टियोपोरोसिस कहने लगते हैं, और बोन फ्रेजाइल हो जाती है, यानी कि कम चोट में ही, कम इम्पैक्ट में ही वो टूटने का डर रहता है। जैसा मैंने बताया कि कूल्हे की हड्डी टूट जाती है बुजुर्गों में, कलाई की और कमर की, कॉमनली ये 3 हड्डियां जल्दी से टूट जाती हैं। तो फिर से वही बात बेसिक पे जाएंगे कि अगर हमें
उस ऑस्टियोपोरोसिस से बचना है तो मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ को फिट रखें, जिसके कि 3 पिलर हैं: कैल्शियम, विटामिन डी और फिटनेस, फिजिकल फिटनेस। ये जानने के लिए कि हमारी बोन ऑस्टियोपोरोटिक तो नहीं हो गई है, ना कैल्शियम का टेस्ट काम करेगा ना विटामिन डी का। इसका टेस्ट है बोन मिनरल डेंसिटी, BMS, बीएमडी। BMD। बीएमडी, बोन मिनरल डेंसिटी। बोन में जब आपने क्वेश्चन पूछ ही दिया है तो मुझे टेक्निकली इसे जवाब देना पड़ेगा। बीएमडी जो है 2 तरीके से होती है। एक तो कॉमनली आप देखोगे, आज हमारे यहाँ भी कैंप हॉस्पिटल में लगा था, एक अल्ट्रासोनिक तरीके से होती है, जिसमें क्या आया, पैर एड़ी रखी, एक जेली जैसे लगाया, फट से रिजल्ट आया, गायब हो गया। दूसरा होता है एक्सरे मशीन के नीचे लेटते हैं और कई सारे एक्सरे करते हैं, और महंगा टेस्ट है, 1500 रुपये लगते हैं, उसमें 2000 लगते हैं। वो डेक्सा स्कैन करते हैं। तो बीएमडी बाई डेक्सा कराना चाहिए ऑलवेज, वो रियल पिक्चर देता है। जो अल्ट्रासाउंड वाली बीएमडी है उसके बहुत ही फेलिसियल रिजल्ट्स भी आते हैं, तो आपकी इंफॉर्मेशन हो सकता है कि वो सही ना हो, ऑथेंटिक ना हो। तो बीएमडी बाई डेक्सा कराने से आप सभी लोग, हम लोग इस एज ग्रुप में हैं कि ऑस्टियोपोरोटिक बोन होने के चांस काफी हैं। तो जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, प्लीज बीएमडी बाई डेक्सा करा लें, उसकी रिपोर्ट हमसे शेयर कर लें, डिस्कस कर लें, फोन कर लें, तो मैं बता दूंगा कि बोन की हेल्थ कैसी है और क्या करना चाहिए। दूसरा सवाल डॉक्टर साहब, जो आपने ब्रेसेस के बारे में बताया, ब्रेसेस में जैसे नी कैप भी पहनते हैं नी के लिए, तो जनरली एडवाइस किया जाता है एट द टाइम ऑफ स्पोर्ट्स, जैसे हम लोग की तब नी की थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम शुरू हो ही गई है, तो वी आर प्लेइंग स्पोर्ट्स, खेलते हैं, तो उस वक्त कहते हैं नी ब्रेसेस पहन लिया कि नी कैप पहन लिया करो। इज इट गुड और इट इज नॉट? इसी बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, और इसीलिए मैं ये बताना चाह रहा था कि ये नी ब्रेसेस को, क्योंकि ये इतना सोसाइटी में बिलीव है कि हम नी ब्रेस पहन लेंगे तो मतलब दिस इज प्रोटेक्टिंग माइंड। देखिए करता क्या है नी ब्रेस। नी ब्रेस एक तो जो आगे की कटोरी है, पटेला, उसको चिपका के रखता है, दोनों लंबी हड्डियां फीमर और टिबिया से, आगे की कटोरी से। तो जब हम खेलते हैं तो जो बीच का मूवमेंट है कटोरी और फीमर में, जो कि कार्टिलेज के घिसने की वजह से पेन करता है हमें और हमें खेलने में दिक्कत करता है, तो वो कम हो जाता है। तो इसलिए नी कैप सारे स्पोर्ट्स पहनने लगते हैं और रिकमेंड करते हैं, हाँ ये पहन लो तो दर्द नहीं होगा। तो जब आप खेल रहे हैं तो उस वक्त ट्रांजिएंटली तो नी कैप पहन लें तो आपको दर्द उस वक्त नहीं होगा। लेकिन अगर आप सुबह भी पहने, शाम को भी पहने, दिन भर पहने रहेंगे, तो नी कैप की वजह से आपकी जो मसल्स हैं उसको एक सपोर्ट मिला, तो मसल अपना खुद का एफर्ट करना कम कर देती है और मसल वीक हो जाती है। तो अल्टीमेटली नी कैप आपको नुकसान देगी, इसलिए नी कैप नहीं पहननी चाहिए एक्सेप्ट वाइल प्लेइंग, वो भी अगर पेन है तो। इफ देयर इज नो पेन देन फैशन में नहीं पहनना चाहिए कि बगल वाले ने पहना भी पहने। जनरली होता है कि जस्ट लगते हैं जस्ट को अवॉइड करने के लिए, हाँ तो हाँ हाँ, वो मैं भूल जाता हूँ अक्सर पहनना, मतलब महीने में से एक आध बार पहन के चला जाऊं, अदरवाइज तो नहीं पहनता। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मत पहनिए। हमारे यहाँ ट्रेनर भी है, वो भी वो ढेर सारी नी ब्रेस रखता है, सबको बेच ही देता है वो। तो प्लीज नी ब्रेसेस का जो है ये आपकी मसल्स को वीक करेगा। डॉक्टर साहब कुछ मैसेज आए थे, उसमें एक अभी मैसेज ये है कि क्या कैल्शियम की एक्सेस से फ्रोजन शोल्डर तो नहीं होता? नॉट एट नॉट एट ऑल, मुझे भी यही लग रहा था। नॉट एट ऑल। एक मेरे को पर्सनल क्वेश्चन, एक डॉक्टर ने मेरे को, मतलब मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था, स्टमक ऐसे होल एब्डोमेन होता है ना लोग का डिपार्टमेंटल, वो जो एसीआर लिखने के लिए, उसमें फैटी लीवर का ग्रेड 1 का था, तो बाद में फ्रोजन शोल्डर हुआ था हमारा उड़ीसा में, तो उन्होंने कहा हो सकता है फैटी लीवर की वजह से भी होगा, दैट कैन बी ए कॉज। नॉट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, नो। ओके। मेजॉरिटी एक लास्ट ये क्वेश्चन डॉक्टर साहब पूछूं ये टेंडिनाइटिस के बारे में? मैं पूछ रहा हूँ, मेरी मिसेज बैठी है ना, वो पूछ रही है कौन आया उनका। अच्छा अच्छा, वो पहले भाभी मिसेज सुषमा शर्मा ही, वो उनका ना वेरिकोज हो गया, जैसे खड़े रहने से हो जाते हैं। तो क्या वेरिकोज के अंदर काफी कुछ दिखाई देता, तो जो इसमें पहन, जब ये
नैब साहब कह रहे थे कि कुछ पहनना चाहिए इस तरह का जो आती हैं, मतलब। देखिए, जैसे ही हम चीज की वजह पे पहुंच जाएंगे तो हमें सोल्यूशन ही मिल जाएगा। तो वेरिकोज होती इसलिए है क्योंकि जो पैर की वेन्स हैं, हम्म, वेन्स वेन्स का काम है ब्लड को वापस हार्ट की तरफ भेज देना। और उसमें बीच बीच में वॉल्व्स हैं जो कि ब्लड को नीचे वापस आने से रोक देती। जितना ऊपर चला गया बस अब रुक जाओ, स्टॉप, वन वे है, इधर से तो जाने देंगे, वन वे ट्रैफिक जैसे लगता है, इधर से वापस नहीं आने देंगे। तो वेरिकोज वेन में क्या होता है कि वो लेक्सिटी होने की वजह से, कमजोर हो जाने की वजह से वो वॉल्व क्लोज ही नहीं हो रहा है, थोड़ा गैप खुले रहता है, तो ब्लड वापस नीचे आ जाता है। तो वो ऐसे 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 सांप की तरह टॉर्चुअस वेन्स नीले नीले दिखती हैं और पैर दर्द करने लगते हैं। तो उसको सपोर्ट करने के लिए जब आप वेरिकोज स्टॉकिंग पहनते हैं, टाइट से Stocking। मोजे होते हैं, हम्म, तो वो उस दूर हुए वॉल्व को पास ला देते हैं और वेरिकोज वेन कम हो जाती है। उन्हें पहनना चाहिए दिन में, जब आप अपराइट हैं, खड़े हैं, लेटते में जरूरत नहीं। वैसे एक थोड़ा सा सवाल इससे मिलता जुलता भी एक आया व्हाट्सएप पे कि जो कुछ लोगों को जो कहते हैं कि जब कोई लेटते हैं तो नीचे तकिया लगा लिया करें पैरों के नीचे, या कुछ लोग कहते हैं कि स्पॉन्डाइटिस है तो तकिया ना लगाएं, या उसके रेडीमेड तकिए आ गए हैं। तो क्या ये चीजें दोनों हेल्पफुल होती हैं हमारे ओल्ड में, क्योंकि 60+ ही हैं सब लोग हमारे जूम पे इस टाइम में, तो क्या कुछ जी, इस तरह का ब्लड सर्कुलेशन ताकि बना रहे या कुछ? ये नंबर वन चीज तो है प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन आएगा आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ से। हम्म, उस पे हम लोग कई बार बात अभी कर ही चुके हैं रिपीटेडली। तो फिजिकल फिटनेस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, 333 का फार्मूला, ठीक है। 3-30-3 वाला, वो करेंगे तो ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। अब आए वो स्टेज गुजर गई, लेकिन अब जरूरत पड़ रही है क्योंकि नहीं तो पैरों में दर्द होने लगता है कूलिंग ऑफ ब्लड की वजह से। लगा लीजिए तो ब्लड वापस चला जाता है और आप कुछ जो मसाज का भी लगभग यही प्रिंसिपल है। पैर दबाते हैं ना लोग बात, उसका भी कुछ कुछ इसी तरह का सिद्धांत है। एक डॉक्टर साहब, जैसे कभी कभी जैसे मॉर्निंग में जैसे उठते हैं तो उठने के बाद हाथों के अंदर ना एक अकड़ाहट टाइप की हो जाती है जैसे उसमें, और वो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाती है। तो क्या वो एक ब्लड सर्कुलेशन या कुछ इस तरह का वो होता है क्या? क्या चीज, फिर से एक क्वेश्चन जैसे दोबारा। सुबह के जैसे वक्त उठे तो हाथों के अंदर टफनेस लगी, मतलब जैसे उसको थोड़ा सा एक्टिव करना पड़ता है सर्कुलेशन का, तो वो कहीं गठिया का या किसी चीज का, ओल्ड एज का, वो तो स्टार्टिंग तो नहीं है इस तरीके से? जी हाँ, उसी का है। हम्म, जैसे जैसे एजिंग होती है तो हम्म। जॉइंट्स स्टिफ होने लगते हैं। तो आपको जब मॉर्निंग उठते हैं तो थोड़ी सी सारी चीजों के मूवमेंट करने पड़ते हैं, तब वो चलना शुरू होते हैं, वरना वो टाइट रहते हैं, स्टिफ रहते हैं। एक ये एजिंग का साइन है। और किसी की कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आदरणीय साहब से? किसी का और कोई डॉक्टर क्वेश्चन? टेलिनाइटिस के बारे में थोड़ा बताइए कि बैठे बैठे पैरों में सडनली, जैसे है ना, पैर के फुट के ऊपर के साइड में जलन सी, तो ये हुआ कि शायद वो तो नहीं है, बढ़ गया, तो एसिड एसिड बढ़ जाता है, वो सब नहीं था, तो होगा टेनिनाइटिस हो गया होगा। एड़ी के पीछे तो, हील के पीछे तो हो चुका, वो तो धीरे धीरे अपने आप हील होता है, दैट इज टाइम टेकिंग। अब ये भी स्टार्ट हुआ पेन, अब धीरे धीरे खुद ही बंद हो गया। इसको टेनिनाइटिस के लिए क्या किया, इसकी कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज या कोई मेडिसिन या क्या कुछ? जो मैंने बताया था कि न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, कुरकुमिन और बॉसिविला सेरेटा, जो कि हल्दी और एलोवेरा में प्रचुर मात्रा में है। या तो आप उसकी रेडीमेड टैबलेट लिगा हील या कोई कई नामों से आती है, टेंडोफर्म वगैरह वगैरह नामों से, ये ट्रेड नेम है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो आप रेगुलर ले सकते हैं। नहीं तो आप नेचुरल हल्दी, दूध में हल्दी डाल के या हल्दी अलग से दूध में हल्दी डाल दी। ले लें डेली, और एलोवेरा से मसाज कर लें उसे जाकर, उसका जो एलोवेरा के अंदर जो एक जो जेल सा है, उसको लेके वहां पे रख एक रेगुलर हैबिट में बना लें, तो ग्रेजुअली इट विल टेक सम टाइम, लेकिन नेचुरल तरीके से ठीक होना इज मच बेटर देन टेक मेडिसिन। नेचुरल तरीके से डॉक्टर साहब हल्दी हम डेली भी ले सकते हैं अपने दूध में?
तो क्योंकि बिल्कुल स्टेरॉइड होता है, वो नेचुरल स्टेरॉइड होता है। इट इज नॉट स्टेरॉइड, सॉरी, अच्छा, फिर से ये अच्छा, बहुत ही अच्छी हाँ। बात है। पहली हम्म। पहली बात तो हल्दी इज नॉट स्टेरॉइड। अच्छा। बिल्कुल, स्टेरॉइड अगर घातक है तो हल्दी फायदेमंद चीज है, बिल्कुल अपोजिट है। हम्म। प्लीज अच्छी चीज को बिल्कुल भी स्टेरॉइड मत कहिए। अच्छा, अच्छा। सेकंड, हाँ, सेकंड ये कहना चाह रहा था कि अभी विंटर्स आ रहे हैं तो गर्म थोड़े से गुनगुने कुनकुने ऑयल से बॉडी मसाज इज वेरी गुड। सन बाथ लीजिए धूप में, हफ्ते में 1 बार या 2 बार पूरी बॉडी की तेल से मालिश करना इज वेरी गुड। इट विल ऐड टू योर विटामिन डी, इट विल ऐड टू योर ब्लड वेसल्स की हेल्थ, वेरिकोज वाली हेल्थ बढ़ जाएगी। इट विल ऐड टू योर टेंडनाइटिस, दिस विल ऐड टू ग्लिसनिंग इफेक्ट ऑफ ऑल जॉइंट्स। तो ये काफी अच्छी है। अच्छा, नेचुरल चीज में डॉक्टर जैसे B12 कम होता है, तो अंकुरित जो सुबह के मॉर्निंग के में डाइट में ले सकते हैं, अंकुरित जो है किसी चीज की तरह, क्योंकि जितनी अंकुरित भी जो है। चीजें जर्मिनेट हो रही होती हैं, हम्म, ईश्वर जितना ग्रो कर रहा है, हम्म, में बहुत सारी विटामिन होते हैं। हम्म, तो स्प्राउट्स की अहमियत बहुत ज्यादा है। हम्म, उससे भी ज्यादा जैसे कुछ लोग ये गेहूं के जवारे ऊपर के हम्म, काटते ग्रीन ले लेते हैं, वेरी हम्म, वेरी गुड। स्प्राउट्स वेरी वेरी गुड। इवन ड्राई फ्रूट्स कुछ लोग भिगो देते हैं और लेते हैं, तो वो स्प्राउट की तरफ एक कदम बढ़ चुके होते हैं, भीगे हुई ये चीजें। तो जो चीज जर्मिनेट हो रही है, समझिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा पावर से भरपूर है। आप लेते रहिए स्प्राउट्स। हम्म। और किसी को बोला, हमारे बीच में एस सिंह साहब भी सर हैं, उनका कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आर एन पांडे साहब हमारे बीच में है। सर सर हम्म, एक क्वेश्चन हाँ, था। हाँ, पूछिए पूछिए जितेंद्र जी जी। सर कभी कभी नस पे नस चढ़ जाती है लेटे लेटे या किसी पोस्चर में बैठे हुए, तो वो कैल्शियम की वजह से या वो किस वजह से है? एकदम अचानक से पेन होता है, पैर को झटकना पड़ता है तब ठीक होता है? एक तो ये समझिए कि कैल्शियम को मैं तो कहता हूँ कि कैल्शियम इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर इन द बॉडी। मैं बोल रहा हूँ कैल्शियम चाहिए, मैं खा रहा हूँ कैल्शियम चाहिए, भोजन डाइजेस्ट हो रहा है कैल्शियम चाहिए, हार्ट जी पंप कर रहा है कैल्शियम चाहिए, मसल काम कर रही कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम पूरा चार्टेड अकाउंटेंट है, सीए है, जी आपके अकाउंट्स को ठीक रखने के लिए सीए हर जगह चाहिए। जी तो उसमें, लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा उसमें कैल्शियम मेन है, लेकिन और भी चीजें हैं। इट इज कैल्शियम, विटामिन डी, एंड जो आपने कहा था कि जर्म स्प्राउट में जो विटामिन होते हैं, मैथाइल कोबालामीन, B12 एंड B6। तो ये जी तीनों जी चीजों अगर आप में कम हो रही हैं तो ये नस पे नस चढ़ जाना की घटनाएं की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। जी तो आपके अपने न्यूट्रिशन, अपनी डाइट पे एक नज़र फिर से दौड़ाइए, क्या ये तीनों चीजें प्रतिदिन जितनी चाहिए उतनी पहुंच रही हैं या नहीं। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर साहब एक डॉक्टर हमारा साहब आप जी पूछे पूछे। नमस्कार। नमस्ते जी। बस अभियन एक चौधरी चीज साहब। ये, हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, ये एक फिर से पिछले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि डाइट में ये पॉसिबल नहीं है कि इतना झंझट करें, जी स्प्राउट और ग्रीन वो गान फलाना धमाका, तो आप एक बढ़िया सा बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल जिसमें कि बहुत सारी सब चीजें हों, जी इंग्रेडिएंट, वो भी एक ऐड कर लीजिए, कैल्शियम विटामिन डी और एक ये, तो फिर आपकी लाइफ कंफर्टेबल चलती रहेगी। एक्सेस कभी नहीं होगा, मैग ये एक्सेस जी होती है मैग यूरिन बी से बाहर ट्वेल्व चली वो यूरिन से निकल जाता है सर। जाती। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, बताइए जितेंद्र जी सर। मैग B12 है, वो क्या ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, सर मैं ये कह रहा था कि जो आप बता रहे थे ना, जो एक्स्ट्रा होता है वो यूरिन के रास्ते पास हो जाता है। बिल्कुल ले सकते हैं। द ओनली निगेटिव थिंग ये है कि अगर आप रेगुलर लेने लगते हैं तो बॉडी अपने आप जो डाइट से एब्जॉर्ब करती है वो नहीं लेगी। वो एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है धीमे धीमे। ओके। वो कहता क्या करना, आ तो रहा है ऊपर से, राइट। है ना। तो एक इसलिए बिल्कुल। सवाल था आ, कि विटामिन कैल्शियम की रुकिए। गोलियों के साथ K2 और K7 भी जुड़ा हुआ मिलता कहीं कहीं पे, तो K2 और K7 का क्या रोल है? भाई बहुत ही इंटेलिजेंट, नॉलेज वाले लोग, बहुत ही वेल रेड लोग हैं भाई। इतना फाइन क्वेश्चन आपने पूछ दिया जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन भी नहीं पूछ पाते हैं। तो K2 K7 का रोल ये है
कि कैल्शियम जब आपने खाने में खाया और उसको एब्जॉर्ब किया गट ने, तो उस सेल के अंदर उसे पहुंचाने के काम को एनहेंस करता है, गेट कीपर की तरह है। K2 K7 जो है उसको तेजी से अंदर कर लेता है, तो उसका रोल ये है। तो इट इज इन द सेंस गुड, लेकिन बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, उसे ओवर एम्फेसिस नहीं दी जा सकती। जी जी। डोर इज ऑलरेडी ओपन, आई मीन टू से, बस एक चौकीदार खड़ा कहता आइए जल्दी आइए सर, तो K7 ये है। वीआईपी ट्रीटमेंट मिल आप भी जाएगा कहे सर। तो भी आप घुस ही जाएंगे उसमें, क्या करना है। नहीं, इज्जत से अंदर घुसेड़ देगा ना वो। हाँ, अरे तो क्या है? ठीक है, तो कोई आदत चौकीदार की ना पड़ जाए कि वो जब तक वो कहेगा नहीं साहब अंदर चलिए, अंदर ही नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए देख लीजिए जीवन आपका जैसा दिल करे। इट डॉक्टर इज साहब, गुड, नॉट बैड। डॉक्टर साहब कुछ हमारी मिथ अपना बताइए। जैसे हम लोग 64 की एज हो गई है, तो जैसे एक मिथ ये है कि क्या हमको दौड़ना नहीं चाहिए, क्या हमें पालथी मार के नहीं बैठना चाहिए, ये मिथ है या इसको अवॉइड करना चाहिए मतलब इस एज के बिल्कुल बाद? मिथ है। एज अच्छा। इज ओनली नंबर, एज इज ओनली नंबर। नेब साहब को देखिए, धनाधन खेलते रहते हैं, सब किस एज तक खेलते रहते हैं। तो एज इज ओनली नंबर। इफ यू आर फिजिकली फिट, योर नीज आर नॉट पेनिंग, आप आराम से स्क्वाट करिए, पालती मारिए, गेम खेलिए, कोई रोक नहीं। हमारे यहाँ गांव के जो लोग आते हैं, वो अभी आज ही एक 93 ईयर्स की लेडी आई, मैंने कहा माता जी नीचे बैठ लेती हो, तो वो खट से पहले ही बैठ गई उकड़ू, कह रहे हम आप जाते हैं इंडियन टॉयलेट में। अब उनके यहाँ कमोड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो उनके नी 93 पे भी वो बैठ पा रही है। हम शहर के लोगों ने 30 साल से बैठना बंद कर दिया कम इंडियन टॉयलेट में, तो अब कह रहे घुटने बैठने नहीं दे रहे। तो आप इस पे मुझे कहानी याद आ गई कि एक आश्रम में वो ऋषि थे और वो गाय को लिए गोद में चले जा रहे थे। तो आप लोग कहानी समझ गए होंगे सार की। वो बचपन से जब वो बछिया थी तब से उठाते आए डेली, तो बड़ी भी हो गई तो भी वो उठा रहे हैं, वो भी बड़े हो गए साथ साथ। तो आई मीन टू से आप करते रहिए, नो नो इश्यू। नहीं, उसमें बस वो देखा देखी दूसरों को देख के ना करें बस, ना ना कई बार देखते हैं जिम में जो लोग जाते हैं कि अचानक फिर उनको वो पड़ जाते हैं, पेपर में पढ़ते हैं उनसे कि वो जिम में गए, उन्होंने स्ट्रेच किया और एकदम हार्ट अटैक हो गया। नहीं, यू वन शुड नो इट्स देयर लिमिट ऑल्सो, हम्म। देयर लिमिट ऑल्सो। लाइक अगर आप घुटने दर्द कर रहे हैं, एक देर इज नो सिंगल यार्ड स्टिक यार्ड जो सबको हाँकेगी। एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अगर आपके घुटने हेल्दी हैं, पेन फ्री हैं, तो आप ये सारी चीजें करिए। जिनके घुटने डैमेज्ड हैं ऑलरेडी, जिनके दर्द हो रहे हैं, उनके लिए ये स्टेटमेंट नहीं है। उनको अपने बची हुई मनी को, बचे हुए घुटने की कार्टिलेज को बचा के रखना। नहीं तो इसी से फिर मिलता जुलता एक सवाल और है कि जैसे अगर हमारा मकान फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे है, तो जब हम स्टेयर चलें तो एक एक करके चलें या एक के बाद दूसरे पे रखें पैर? क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है एक पे रखते हैं फिर दूसरा पे चलते हैं, इसको अवॉइड करें क्या? अगर आप नहीं, क्यों अवॉइड करें? अगर आप कर सकते हैं बगैर पेन के, तो वैसे ही चलिए। करना चाहिए ना उसको। जो आप बचपन में करते रहे थे, अगर वो कर सकते हैं तो वो करते रहिए। ये मनोज शर्मा जी हाथ उठा रहे हैं। जी सर। तकलीफ दे रही है तो बात अलग है। जी मनोज जी। जैसा नेब साहब ने शुरुआत में ही कहा था हम्म। कि बिल्कुल आप अपने प्राकृतिक फॉर्म में रहें, तो जितना आप यू विल गो बैक टू योर चाइल्डहुड, दैट इज बेस्ट फॉर यू। जी मनोज जी पूछ जी। आप साउंड खोलिए, साउंड जी। आवाज आवाज नहीं आ रही मनोज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये साउंड आवाज नहीं आ नहीं आ रही है? रही। अब आई है। हाँ, हम्म। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपको और डॉक्टर साहब को कि इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी डेली लाइफ से जुड़ी हुई आप लोग शेयर कर रहे हैं सबके साथ। क्वेश्चन मेरे दो थे सर। आवाज हल्की आ एक रही है तो आपकी, थोड़ा सा जैसा, इसको हटा दीजिएगा। हाँ क्वेश्चन, अच्छा इसको हटा दूं। क्वेश्चन मेरे दो थे, जैसा आपने अभी बताया साइटिका की भी बात चल रही थी और फ्रोजन शोल्डर की मैंने पूछा। साइटिका की मुझे दिक्कत हुई थी अब से करीब 10 साल पहले, 46 मेरी एज है अभी, और 36 पे ही करीब मुझे साइटिका की प्रॉब्लम हुई थी और सर्वाइकल भी हुआ था। तो सर्वाइकल तो खैर ठीक हो गया, साइटिका में उन्होंने मेरा सूर्य नमस्कार करना बंद करा दिया। डॉक्टर साहब ने बोला कि अब आप जो है झुकने का काम बिल्कुल मत करिए और इससे आपको दिक्कत बढ़ जाएगी।
तो तब से मैंने वो सूर्य नमस्कार बंद कर रखा है। मैं हालांकि कोशिश करता रहता हूँ बीच में, क्योंकि मुझे आदत थी पहले से करने की, तो मैं क्या दोबारा उसको कर सकता हूँ या नहीं? क्वेश्चन खत्म हो गया तो मैं बताऊं। जी, क्वेश्चन खत्म है। और बिल्कुल ये कर सकते दूसरा फ्रोजन शोल्डर का है कि क्या ये पूरी कंप्लीट स्टेट वापस आ सकती है फिजियोथेरेपी के द्वारा या नहीं? हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर छोटा है तो मैं पहले बता देता हूँ, ये जी पूरी तरह से वापस आ सकता है। मुझे फ्रोजन जी शोल्डर हो गया तो देखिए मेरे दोनों हाथ अब बराबर होते हैं। जी। ऐसा मुझे अगर साइटी हो गया, मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। बिल्कुल, अरे वाह। और आप और आपके लिए गुड न्यूज ये है कि सूर्य नमस्कार आप पुनः दोबारा शुरू कर सकते हैं। कर सकते बहुत ग्रेजुअली स्टार्ट करिए एंड जस्ट हैं। जी कीप एक आंख नजर रखिए कि कोई सियाटिका जैसी स्टिंगिंग नमनेस सुरसराहट फिर से तो नहीं शुरू हो रही उसे करने से। अगर नहीं हो अच्छा। रही तो पहले हाफ राउंड सूर्य नमस्कार, 2-4 दिन जी बाद एक पूरा राउंड, फिर 2 राउंड, ऐसे बढ़ाइए। वैसे इसी से मिलता जुलता जो सवाल पूछा कि मेरे काफी हद तक नीचे के पैर में और हाथ में झंझनाहट रही थी, तो मैं डायबिटिक था तो मैं परेशान हो गया कहीं किस वजह से है। फिर उन्होंने कहा डायबिटीज से नहीं है, तो ये साइटिका पेन में झंझनाहट और हाथ में वो रहती है अपना से नीचे पैर में तलवे के अंदर। देखिए पहले तो जो चीज गंभीर है उसको रूल आउट कर देना चाहिए। हम्म, तो एनडीसी नर्व न्यूरोपैथी डिटेक्शन टेस्ट होता है। एनडीसी कहीं भी, आप तो एनसीआर में है, छोटा सा टेस्ट है, 1000-1200 रुपये में हो जाएगा। वो करा लीजिए जिससे कि आपको पता लग जाए ये न्यूरोपैथी तो नहीं है। डायबिटीज वालों को न्यूरोपैथी होना रहती है। तो न्यूरोपैथी को रूल आउट कर दीजिए इमीडिएटली न्यूरोपैथिक डिटेक्शन टेस्ट करके। उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, एक एक जैसे वेट लेने वाली मशीन जैसी चीज पे पैर रख के आपको खड़ा करेंगे और उसके प्रेशर पॉइंट से रीडिंग आ वो जाएगी। करा लिया था, वो हो गया, ओके आया सारा, करा लिया था हमने। अगर एनडीसी ओके है तो आपको ओके, डायबिटीज की वजह से वो नहीं है। ठीक है। ठीक है ना आपके ने। हमारे बीच में जितेंद्र राणा साहब भी हैं, दिल्ली टेक्स बार के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो आपका भी स्वागत है। कोई क्वेश्चन आपका जी जितेंद्र? जी जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते जी। सर मेरी एज 55 है। मुझे शुगर वगैरह नहीं है, सब ठीक है भगवान की दुआ से। लेकिन एक प्रॉब्लम मेरे को आई थी 2020 में। मैं शिमला में गया था तो वहां मैं आइस पे फिसल गया था। तो जैसे ही मैं गिरा, मैंने एक अपने लेफ्ट हैंड से अपने आप को बचाने के लिए, जो लेफ्ट हैंड पे काफी प्रेशर पड़ा, तो वहां से मेरे इसमें हाथ में जैसे फ्रोजन शोल्डर हो जाता पूरा। इतना दर्द हुआ, जम गया। फिर मेरे को 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा, दिल्ली में विमेंस में। तो वहां पर डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी पीछे रीढ़ की हड्डी की नस में दब गया है इधर का, ये सारे नमनेस हो गई थी पूरे हाथ में। तो उन्होंने कहा आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो लेकिन मेरे घर वालों ने सबने मना किया कि ऑपरेशन मत कराओ। और हमने ऑपरेशन नहीं कराया। उसके बाद ये 95 क्या 97% मेरे हाथ के सारा नमनेस खत्म हो गया। लेकिन आज भी 2 साल से 3 साल से मेरी ये 2 फिंगर हैं, इन दोनों फिंगर में नमनेस है जो मुझे महसूस होती है। लेकिन उंगलियों में ताकत है, उठा लेता हूँ चीजें, बाल्टी उठा लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। लेकिन नमनेस मुझे हमेशा महसूस होती रहती है। तो अब मैं जनरल अपना जीवन जी रहा हूँ, तो इसमें क्या कुछ कर सकता हूँ जिससे इम्प्रूवमेंट हो इसका? जी आ, ये फिर से मैं कहूँगा जनरलाइज बात तो नहीं है, लेकिन नेचर इज द बिगेस्ट हीलर। नेचर से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। ये एक बैक ऑफ माइंड में हमेशा बात रखिए। जब भी सर्जरी एडवाइस हो तो 2 ओपिनियन लीजिए, 3 ओपिनियन लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वेस्ट में सर्जरी करा ले रहे हैं। जी तीसरी बात ये है कि ये अब आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के फॉर्म में किसी 1-2 फाइबर, नर्व में हजारों फाइबर होते हैं, 1-2 फाइबर पे प्रेशर अभी बकाया है, जी जिसकी वजह से टिंगलिंग नमनेस है। और ये भी आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाके नेक की फिजियोथेरेपी करेंगे। जी 1,2 मेथाइल कोबालामीन जो कि इसका विटामिन है नर्व्स का, वो रेगुलर लेंगे तो जी ग्रेजुअली ये हम्म, भी टिंगलिंग नमनेस खत्म हो जाएगी। जी तीसरी चीज ये है कि अगर आपका पोस्चर, फिजियोथेरेपिस्ट ही वैसे बता देंगे, देखिए टेबल, आजकल सभी लोगों को टेबल कंप्यूटर पे लंबे घंटे काम करना होता है।
जी कई बार स्लीपिंग हैबिट में मोटा तकिया लेट के टीवी देखना, मोबाइल पे बहुत काम करना, इन जी सब चीजों का लाइफ स्टाइल चेंज भी जो है वो आप उनसे पूछ के वो भी चेंज करिए अपना, तो आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो बैक जी। एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज है नेक की, जिसमें कि आ, वो भी आप उनसे पूछ के अवश्य करें। जो सर्वाइकल वाली होती हैं एक्सरसाइजें, वो सारी जो अपने शोल्डर वाली, वो मैं करता हूँ मॉर्निंग में। राइट। अभी वो सज्जन सूर्य नमस्कार करते हैं, मिस्टर मुकुल जी हैं यहाँ पर, जी तो हाँ। नमस्कार के स्टेप देख लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। उसमें भुजंग आसन आता है, वो आपके नर्व के प्रेशर को हटा देगा। डॉक्टर साहब, मैं ये शेल कैल एक्सटी ये लेता हूँ डेली, एक टेबलेट। एग्जैक्टली परफेक्ट है ये। हाँ हाँ, ये मेरे को कभी 5-10 साल से ले रहा हूँ, मुझे हड्डियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, काफी एक्सीलेंट दवा है help- आपका। इसमें मेथाइल कोबालामीन भी है, वो जी कैल्शियम और विटामिन डी तीनों चीजें हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के लिए फुलफिल कर रही है। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जब सब किसी और का प्रश्न है पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आर्यन पाटिल साहब को धन्यवाद के लिए बोलेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। एक मेरा अभी 1 महीने पहले वो बीमार हो गए थे, मच्छर काटने से जो होता है डेंगू, हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और पैर हाथ में इतना ज्यादा लगा जैसे कि कुछ हो गया है, मुड़ता ही नहीं था। ये स्लिप डिस्क भी हो गया, घुटने का भी दर्द हो गया, पता नहीं पूरे देह में दर्द हो गया। बाद में डेक्सा वेक्सा सब चीज कर दिया एम्स में, यहाँ पर अपोलो में। तो बोला अब ऐसे तो कुछ नहीं है, लेकिन हड्डी में थोड़ा सा है, तो आप ऑपरेशन कभी करा लीजिएगा। आँख कभी कभी, ऐसा नहीं कि तुरंत करा लीजिए, कभी भी करा लीजिए। अब हमें कंफ्यूजन हो गया। दूसरे डॉक्टर यहीं पर थे जो हमारे कॉलोनी में ही रहते हैं, रिटायर्ड हैं एम्स के, तो वो बोले नहीं जरूरत नहीं है, आप जब बैठ बैठ सकते हैं, नॉर्मल काम कर सकते हैं, तो कोई जरूरत नहीं। अब कंफ्यूजन हो गया। अब ऐसे में कुछ एवियन वगैरह दे दिया, एवियन और सेल कैल और विटामिन डी, तभी तो ठीक लग रहा है, काफी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब इस कंफ्यूजन को हम दूर कैसे करें और क्या करें? आ, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, और मतलब अक्सर हम डॉक्टर्स जल्दी सर्जरी बता भी देते हैं, और स्पेशली आप जिस रीजन में हैं एनसीआर में, तो मैं तो हमेशा ये प्रिंसिपल आपको कहूंगा कि जब भी कोई सर्जरी एडवाइस करे, टेक 2-3 मोर ओपिनियंस, नंबर 1। नंबर 2, मैंने एक स्लाइड में दिखाया था, जब आपका डेली का पेन इतना बढ़ जाए कि आपकी डेली की एक्टिविटी होना मुश्किल हो जाए, प्रॉब्ली वो इंडिकेशन है सर्जरी का। तीसरी चीज ये है कि आप चाहें तो कल मुझे फिर से फोन करके डिटेल और रिपोर्ट्स वगैरह दिखा दीजिए, मैं आपको बिल्कुल प्रिसाइज सूचना दे दूंगा कि आपके लिए ऑपरेशन की जरा सी भी जरूरत है या नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगी, लेकिन मैं बता दूंगा आपको कि है कि नहीं। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार। हमारे बीच में अशोक शर्मा जी दिल्ली एक्सपार से हैं, ऑपरेशन उनका स्वागत है। काफी विलम्ब से आया तो स्वागत है आपका भी। नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू सर। चलिए, अब तो किसी और का प्रश्न हो तो, नहीं तो 1.5 घंटा डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है सर टाइम भी काफी हो गया, डॉक्टर साहब भी बहुत 1.5 घंटे से एक ही पोस्चर में बैठे हुए हैं, फिर मसल मसल की प्रॉब्लम हम लोगों को ना शुरू हो जाए। लेट्स एंड द सेशन। एक मिनट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा डॉक्टर। हम लोग सब सिटिंग वाले एडवोकेट हैं, तो जो हम लोग लैपटॉप पे काम करते हैं, तो मैंने तो क्या स्टैंड ले रखा है, बहुत से लोग बगैर स्टैंड के, या जो एंगल होता है उसके बगैर बैठ के काम करते हैं, तो उसमें सिटिंग में हमें कब तक बैठे रहें, फिर कब बैठ के उठ जाएं, ये भी थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो हाँ है। जी, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। नंबर 1, आपकी जो स्क्रीन है वो आपके आई लेवल पे आए। आई लेवल, मेरी आई लेवल पे इस टाइम पूरे काम कर। जी, तो आई लेवल के लिए अगर आप स्टैंड वाली टेबल है तो पैर से उसे ऊंचा कर लीजिए। ये तो आपको तिरछा करना होगा। जैसे राइट एंगल पे है, आप तिरछा कर दीजिए जिससे कि एंगल वो बने। दूसरी बात, अगर सिटिंग खड़े होके काम करने वाली टेबल है तो ठीक है, नहीं तो नीचे फुट रेस्ट जरूर होना चाहिए। नीचे फुट रेस्ट होना चाहिए। आप जब बैठें तो आप देखिए कि आपकी एल्बो, मैं कैमरा इधर करता हूँ, आपकी एल्बो बिल्कुल रेस्ट करने वाली हाइट पे होनी चाहिए। टेबल टेबल पे एल्बो रेस्ट कर जाए। कई बार होता टेबल ऊंची, आपकी एल्बो उस पर रेस्ट नहीं कर पा रही है,
तो ये सारी चीजें बैक पे आपको स्ट्रेस देंगी। तो टेबल की हाइट और चेयर की हाइट का रेशियो ऐसा होना चाहिए कि आपकी एल्बो कंफर्टेबली उस पर रेस्ट कर रही हो। तीसरी बात, अगली बात यह है कि आपको हर आवर उठ के 5 मिनट के लिए उठ जाना चाहिए। उठिए और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करिए, हाथ चलाइए, नेक हिलाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर बैठिए। एक पोस्चर को वैसे तो 30 मिनट तक कंटिन्यूअस एक जैसे नहीं रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, वरना कोई भी आर्थराइटिस जल्दी से आ जाएगी। तो हर 30 मिनट में कर पाए तो बहुत ही अच्छा, वरना 1 मिनट पे तो जरूर 5 मिनट सारे नेक वेक के कोई हिला डालिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सोने पे जैसा मैंने बताया कि मोटा तकिया नहीं लीजिए, पतला तकिया, वो भी हेड पे नहीं नेक पे लिया जाता। तकिया हेड पे अक्सर हम लोग ले लेते हैं, नेक नीचे होना चाहिए। लेट के टीवी मत देखिए। मोबाइल फोन के लिए आप गर्दन ना झुकाएं, मोबाइल फोन को ऊंचा करके काम कर लें। अक्सर हम लोग यूं झुक के मोबाइल पे काम करते रहते हैं और वो यूं न झुके और मोबाइल को ऊंचा कर लें। ये कुछ चीजें, पहले मुनीम जी जैसी डेस्क रहती थी तिरछी, आपने देखा होगा मुनीम जी रहते थे ना ऐसे तिरछी, तो वैसी डेस्क बना लें। अगर नहीं है वैसी तो अलग से वो तिरछा करने वाली टेबल आते हैं, वो अपनी टेबल पे रख लें, उसमें एंगल होता है वो एंगल कर लें। तो उससे आपका स्पाइन पे जो लोड आ रहा है, देखिए हम लोगों की बॉडी के मसल्स आगे झुकने के लिए भी बनाए हैं और पीछे के लिए भी, लेकिन आप दिन भर की एक्टिविटी देखें तो हम सारे काम केवल आगे वाले करते हैं, पीछे झुकने वाला कोई काम नहीं करते। इसलिए एक जैसा लोड लगातार स्पाइन पे आने से आपको आर्थराइटिस हो जाती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो जरूरी है कि हम पीछे भी उतना ही ले जाएं गर्दन को और बैक को भुजंगासन की तरह जितना आगे ले जाते हैं। जी चलिए नैब साहब, फिर देखिए और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आदरणीय आर्यन पांडे साहब को बोलिएगा। दीजिएगा। पांडे जी, आप डॉक्टर साहब को वोट ऑफ थैंक्स। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं श्री अरविंद शर्मा जी का धन्यवाद करूंगा, इन्होंने आज बहुत ही महत्वपूर्ण और हम सबको काम देने वाले एक टॉक के लिए डॉक्टर साहब को, AK अग्रवाल साहब को आमंत्रित किया। नैब साहब तो उसी शहर के ही हैं वहां पर। और श्री GM अग्रवाल साहब का भी धन्यवाद करूंगा कि उनके कारण डॉक्टर साहब आए। हमारे GM अग्रवाल साहब तो बड़े भाई हैं ही। मुझे बहुत अच्छा ये लगा डॉक्टर साहब कि बहुत सरल भाषा में और बहुत स्पष्ट, कोई भी एक ऐसी बात मुझे नहीं लगी जिसमें कि कोई भी हमारे अंदर संशय हो। आपने तुरंत कह दिया बिल्कुल कि कैल्शियम की गोली और विटामिन की गोली खाने से ऐसा नहीं कि कोई हमारे पास वो हड्डी बढ़ जाएगी, कैल्शियम की अधिकता हो जाएगी, या क्या कहते हैं हमको पथरी हो जाएगी उससे। और साधारण से जो बातें बताई आपने कि भाई आप 3 दिन वॉक पे ध्यान दीजिए, 3 दिन आप जिम मसल्स पे ध्यान दीजिए, योगा पे ध्यान दीजिए, हल्दी एलोवेरा की बात कही, मसाज की बात बहुत अच्छी कही कि मसाज, ये जो मैं भी सोच रहा था कि ये भाई मालिश कराने से ऐसा तो नहीं कुछ लगातार नुकसान होता हो, तो आपने कहा नहीं, वीक में मसाज आप कराइए, उसका जनरल आपको लाभ होगा। और डाइट और एक्सरसाइज के बीच में आपने 70% और 30% का रेशियो की बात कही। कुछ टेक्निकल बातें बताई, लेकिन जैसे मैं भी 72 का हूँ, घुटने में एक में राइट में थोड़ा सा दर्द शुरू ही हो गया है, डॉक्टर्स के चरण में है, लेकिन शुरुआत की बात है। कुछ टेक्निकल बात जो मैं आपसे बाद में सलाह लूंगा, जैसे TKR और PRP, 2 चीजें आपने बताई कि जो हम लोग बचते हैं, हम लोग तो डरते हैं कि भाई हम कोई सर्जरी या कुछ ही शुरू का काम नहीं कराएं, लेकिन आपकी बात से ऐसा लगा टॉक से कि यदि एक तरफ जो गड़बड़ जरा सा गैप हो रहा है, तो यदि शुरू में ही वो हम सावधानी बरत लें तो हमें उससे लाभ हो सकता है। ये बहुत काम की बात मुझे इसमें लगी, जिससे कि हम बहुत डरते हैं इस बात से। तो कुल मिला के और जो सब लोगों ने पूछा इसमें, तो बहुत ही अच्छा लगा। आपकी टॉक बहुत ही उपयोगी है। हम तो जो सीनियर सिटीजन्स हो गए हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन जो और लोग भी हैं जिनको कि आप जैसे बताते हैं कि जल्दी अवस्था में, युवावस्था में या प्रौढ़ावस्था में भी दिक्कत होने लगती है, उनके लिए काम की बात है। तो कुल मिला के आपसे बहुत प्रभावित है
हम सब बहुत, हमको लाभकारी बात मिली है और सत्या हॉस्पिटल को देखने का मन करता है। तो कभी आपसे टेलीफोन, आपने नंबर दे दिया है। देखिए आप लोग बहुत व्यस्त हैं, ये तो सब जानते हैं कि अपॉइंटमेंट लेना कठिन काम होता है, लेकिन आपने जिस सरलता से नंबर देके ये बात कही कि श्री अरविंद शर्मा का रेफरेंस देके यू आर रीचेबल, तो ये हमारे लिए, सबके लिए बड़ा उपयोगी होगा। और कभी कानपुर आएंगे तो आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी उपयोगी टॉक के लिए, जो हम सब लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। और पुनः आप से आग्रह करके अरविंद शर्मा जी, नैब साहब दोबारा से और विषयों पर हमें लाभ देंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कल्याण हो, स्वस्तिस्तु ते, कुशलमस्तु, चिरायुरस्तु। आप इसी तरह से सब लोगों का लाभ देते रहे। सब धन्यवाद। इसमें डॉक्टर साहब, आपके पांडे साहब के बोलने से एक चीज ध्यान में आई, क्या इसमें ऑर्थोपेडिक्स के अंदर की वजह से क्या कैंसर भी हो सकता है? ये कोई टॉपिक अगर बने, मतलब क्या कैंसर भी, हाँ, क्या कैंसर इसमें कोई कॉज बन सकता है आगे चल के किसी को, मतलब ऑर्थोपेडिक में किसी जगह प्रॉब्लम होने से या किसी जगह होने से? क्योंकि आज के समय में डॉक्टर साहब कैंसर बड़ा कॉमन चल रहा है, और कब कहाँ हो जाए कुछ नहीं कह सकते सर। तो जी, क्या कैंसर की आज तक पूरे विश्व में कोई भी वजह असाइन नहीं हुई है। तो नहीं, आप, कैंसर हो सकता है कहीं भी, लेकिन उसकी वजह आज तक कोई नहीं समझ पाया। तो बिल्कुल आप परेशान उससे मतलब लिंक मत करिए। अच्छा, ठीक ठीक है, वही है ना, क्योंकि आज के समय में बड़ा डर लगता है ना, जैसे खासकर जिन लोगों को बीपी शुगर होता है वो लोग डरे भी जाते हैं। जी, आप सभी को मैंने नंबर, ईमेल, व्हाट्सएप अपना सब कुछ शेयर कर दिया, उस जो मैसेजिंग वाले उसमें है। जी जी, आप 11 बजे हमें आराम से, आप लोग परिवार हैं, हमारे सीनियर हैं, और जैसे हमारे जीजा जी हैं, जीएम अग्रवाल साहब, मैं उसी आदर भाव से आप सबको देखता हूँ। और आपने जो हमें थैंक यू वेरी मच आशीर्वचन दिए, उसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। आप सभी का आशीर्वाद लेने की आकांक्षा रखता हूँ। तो आप मुझे बिल्कुल निसंकोच होकर आराम से फोन करके कोई भी तकलीफ हो, जानकारी हो, आप कभी भी फ्यूचर में मुझसे संपर्क करिए। सभी से ये निवेदन है कि डॉक्टर साहब को जो फोन करें तो 11 बजे ही करें, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत व्यस्त हैं, तो उसी वक्त में करें, मतलब ठीक है। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पंडित साहब, धन्यवाद आदरणीय एनके नैब साहब, धन्यवाद और आदरणीय। एक सूचना और कि वो, अगर आपको और हेल्थ एंथुजियास्ट हैं तो मेरा वो सत्या हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल पे ज्यादातर इंफॉर्मेशन आती रहती है, तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जी, और एक खुशखबरी है आर्यन पंडित साहब, रात कल 11 बजे हम लोग 1000 यानी 1K हो गए हमारे सब्सक्राइबर कल रात में, हमारे 1K। और हम उम्मीद करते हैं कि तो हमारे सब्सक्राइबर भी और बढ़े इसमें, और जो लोग नए आए हैं वो डेली क्लास चलती है तो उसमें आए। और हम डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि हमारा जो सांस्कृतिक संध्या होता है महीने में एक बार, जिसको कि आदरणीय नैब साहब भी कंडक्ट करते हैं, तो उनका गाना अगर सुनेंगे, और बल्कि नैब साहब बताए थे कि आप भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो धन्यवाद आदरणीय एनके नैब साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर केवल साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम का विशेष रूप से धन्यवाद, सभी लोगों ने समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं, तो आज का विचार आज के टॉपिक से मिलता जुलता है। बीता हुआ कल आज की स्मृति है, बीता हुआ कल आज की स्मृति है, और आने वाला कल आज का स्वप्न है, और आने वाला कल आज का स्वप्न है। ऐसे में यही प्रयास करें कि अतीत से सीखा जाए, ऐसे में यही प्रयास करें कि अतीत से सीखा जाए, वर्तमान का आनंद लें, वर्तमान का आनंद लिया जाए, और भविष्य की योजना बनाई जाए। भविष्य न किसी की भेंट है, न कृपा, वह मनुष्य के वर्तमान में किए जाने वाले पुरुषार्थ का परिणाम और अधिकार है। धन्यवाद। आइए 3 बार उनका चयन करते हैं। शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, सबका धन्यवाद। सबको थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। शांतिरन्तरिक्षं शान्तिः।
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः